Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of Geography Optional and we are doing Oceanography which is module 4 of our series. अब तक हम ओशन फ्लोर के बेसिक कंसेप्ट और फाउंडेशन को समझ चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बॉटम टोपोग्राफी के बेसिक्स बता दिए थे और जो चीज़ें मेरे सिलेबस के अंदर नहीं दी हुई हैं वो अपन लोग डिस्कस कर चुके थे, जिस पर क्वेश्चंस आ चुके थे। आज हम उसी बॉटम टोपोग्राफी को आगे बढ़ाते हुए जो मेरे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है उसको हम लोग और डिटेल में देखना स्टार्ट करेंगे। एक ही वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। क्या है वो? अटलांटिक ओशन बॉटम टोपोग्राफी। चाहे रिसेंट ईयर में इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए हों, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये लेक्चर इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों बन जाता है? कि भाई देखो, पहले तो मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं। पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, अभी नहीं पूछे गए तो क्या हुआ? तो एग्जामिनर का फोकस कभी भी यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। दूसरा पॉइंट है कि जब भी आप लोगों को मैं आगे के कंसेप्ट्स बताऊंगा, चाहे वो टेम्परेचर वेरिएबिलिटी वाली बात हो, है ना, चाहे वो ओशन करंट सर्कुलेशन वाली बात हो, है ना, तो थोड़ी थोड़ी सी चीजों को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अटलांटिक ओशन समझना पड़ेगा, जिसकी पूरी की पूरी बॉटम टोपोग्राफी हम लोग देखेंगे। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर पहले ही बता दूं कि मैं आप लोगों को 100% एग्जाम बेस्ड क्लास स्टडी और नोट्स बनवा रहा हूँ। इसका मतलब मैं आप लोगों को कोई भी ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, जैसे दूसरी कोचिंग्स में दिए जाते हैं कि भाई पूरा का पूरा बना दिया, आप लोगों को 10-20 पेज के नोट्स तैयार करवा दिए और क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ 4 पेज का, है ना। तो ओशन, अटलांटिक ओशन के अंदर जो भी मैं बॉटम टोपोग्राफी कराऊंगा, मैं सिर्फ उतना ही कराऊंगा जितना एग्जाम में जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं कराऊंगा। आई मीन टू से दैट कि बॉटम टोपोग्राफी अटलांटिक ओशन का मैं अच्छा बेस बनवा दूंगा और आप लोगों के आंसर्स वहां पर सॉल्व हो जाएंगे, उतना कराऊंगा। इसके अंदर मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिंक करवा के भी करवाऊंगा इस चीजों को। आई बात समझ में, है ना। तो अपन लोग इसके अंदर बैथोमेट्रिक टेक्निक देख लेंगे, है ना, मतलब जैसे अपनी साइंटिफिक स्टडी होती है ना, इको साउंडिंग, बैथोमेट्रिक टेक्निक, और साथ में अपना क्लाइमेटिक लिंकेज जितना भी चल रहा होगा अपना अटलांटिक ओशन के साथ आज के टाइम के हिसाब से। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा मैंने इसको अटलांटिक ओशन को एक पूरा सेपरेट वीडियो बना दिया है। इसके बाद अपन लोग इंडियन बॉटम टोपोग्राफी देख लेंगे, पैसिफिक बॉटम टोपोग्राफी देख लेंगे, लेकिन अटलांटिक ओशन टोपोग्राफी आज का टॉपिक है तो आए अपन इसको समझेंगे। आई बात समझ में? तो मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब है कि भाई आप लोगों को चाहे ऊपर से ये इंपॉर्टेंट ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। मैं वो बताता हूं कैसे है। देखो सिलेबस में, देखो सीधा सीधा सिलेबस में मेंशन किया गया है बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक ओशन, है ना। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन तो है ही, लेकिन आज के जो उसके हिसाब से, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया कि अपन लोग क्या कर रहे हैं अपने सिलेबस में, बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक, इंडियन एंड पैसिफिक ओशन ये सिलेबस में लिखा है। तो आज अपन बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक ओशन देख रहे हैं, है ना। पीवाईक्यू में देखो 87 में क्वेश्चन आया, 96 में क्वेश्चन आया, इसका मतलब 9 साल बाद क्वेश्चन रिपीट हुआ, फिर आपके बाद 2 साल बाद, फिर आपके बाद सीधा 6 साल बाद, है ना, उसके बाद फिर 6 साल बाद, और 2010 के बाद से कोई भी क्वेश्चन इसमें रिपीट नहीं हुआ है। लेकिन अभी जैसा कि करंट अफेयर के अंदर मेंशन है, कई चीजें हो रही हैं, है ना, ओमेक वाला जो फिनोमेना हो रहा है आप लोगों को पता होगा, इन सब फिनोमेना के कारण जो मेरा अटलांटिक ओशन जो है वो क्या है, मेरा न्यूज में आ गया है, तो मुझे बॉटम टोपोग्राफी देखनी पड़ेगी। अब क्या मैं केवल और केवल बॉटम टोपोग्राफी कराऊंगा? द आंसर इज नो। इस टॉपिक के अंदर मैं केवल और केवल बॉटम टोपोग्राफी भी खत्म नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, जो मेरे प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे साइंटिफिकली साउंडिंग मेथड्स ऑफ द बैथोमेट्री, है ना, साथ में जो मेरे फ्यूचर में भी पूछे जा सकते हैं। तो क्या पूछा जा सकता है? क्लाइमेटिक लिंकेज पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा क्लाइमेटिक लिंकेज से रिलेटेड भी बात करूंगा, है ना। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा बन जाता है, चाहे आप लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन ये क्वेश्चंस आने के चांसेस बन जाते हैं आप लोगों के 26 और 27 के अंदर, है ना। नहीं आएगा तो 28 में आएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा अभी न्यूज में चल रहा है, इसीलिए ये जरूरी है। आप लोगों का मैं ध्यान इधर लेके आना चाहूंगा। आई बात समझ में, है ना। आज का वीडियो थोड़ा सा आप लोगों को लेंदी लगेगा, मतलब जैसे आप लोगों ने क्लिक किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई 1 घंटे से ऊपर का वीडियो बन रहा है ये, तो भाई हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा अपन लंबा खींचेंगे। क्यों?
क्योंकि ये आप लोगों का बेस बनाएगा। अब जैसे मैंने आप लोगों को इसके अंदर बता दिया, तो भाई ऐसे ही मेरा पैसिफिक ओशन, ऐसे ही मेरा इंडियन ओशन के अंदर अपन लोग देखेंगे चीजें, मतलब डायमेंशंस में पूरे पूरे कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन कम ही उसमें जितना मेरा अपना एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आई बात समझ में, है ना? तो अपन स्टार्ट करें, चलो भाई। देखो, बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक ओशन अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये तो समझो कि अटलांटिक ओशन क्या है ना? मतलब मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं उसका बेसिक्स में आप लोगों को बता देता हूं कि अटलांटिक ओशन क्या है, उसके बारे में थोड़े थोड़े फैक्ट्स बता देता हूं। अब क्या ये एग्जाम के अंदर लिख के आओगे? द आंसर इज नो, इफ अगर आपके पास इनफ मटेरियल है ना? अगर आपके पास इनफ मटेरियल होता है तो आप लोगों को ये लाइंस लिखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ क्या है, आप लोगों के जार्गन्स टाइप की चीजें हो रही हैं कि भाई डाल दिया, अब नहीं है भाई मेरे पास पेज नहीं भर रहा है, 4 पेजेस नहीं भर रहे हैं, तो ये चीजें होती है कि भाई हाँ, और ऊपर से आप लोगों का थोड़ा सा बेसिक्स हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम्स लाइंस कौन सी होंगी, है ना? और जो मैं नॉर्मली आप लोगों को समझा रहा हूं वो ये चीजें हैं। आई बात समझ में, है ना? आई होप अब हैंग नहीं होगा ये पीसी। चलो करते। हाँ, तो क्या है भाई, अटलांटिक ओशन के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहली बात समझो, कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ नहीं है। अटलांटिक ओशन जो है 1/6 ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ग्लोब है, और सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है आफ्टर पैसिफिक ओशन। आप लोगों को पता है पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है अपना अटलांटिक ओशन, एंड इट इज अप्रोक्स 50% ऑफ द पैसिफिक एरिया। जितना बड़ा मेरा पैसिफिक ओशन है उसका लगभग 50% अपना अटलांटिक ओशन का साइज है, ठीक है? इट इज नेम्ड आफ्टर द एटलस माउंटेन ऑफ मोरक्को, अफ्रीका, है ना? मोरक्को के अंदर एक एटलस माउंटेन है, आप लोगों को पता है, अफ्रीका में, तो आप लोगों को पता है, तो इसी के नाम पर इसका नाम रखा है अटलांटिक ओशन। आई बात समझ में? पहली बार ये छोटा सा फैक्ट है। नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप एंड साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका वर यूनाइटेड इन द जियोलॉजिकल पास्ट। वैगनर ने प्रूफ किया था ये चीजें, आप लोगों को पता है कि मैंने जब आप लोगों को जियोमॉर्फोलॉजी करा रहा था तो मैंने आप लोगों को प्रूफ्स दिए थे कि भाई ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ये सब भी पहले मिले हुए थे। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ये चीजें टूट के दूर चली गई, तो ठीक है। ड्यू टू द टेक्टोनिक रिफ्ट अराउंड 200 मिलियन ईयर अगो, कितना साल पहले? 200 मिलियन ईयर अगो, एंड अटलांटिक ओशन इज क्रिएटेड बिटवीन देम। तो क्या हो गया, इसके बीच में क्या बन गया आप लोगों का? अटलांटिक ओशन बन गया, लगभग एस शेप में आप लोगों को दिखाई देता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एट प्रेजेंट नॉर्थ अमेरिका इज मूविंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन। किधर जा रहा है भाई? नॉर्थ अमेरिका मेरा नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। एंड यूरोप इज मूविंग इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। किधर जा रहा है मेरा? साउथ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब इधर की तरफ जा रहा है ना? साउथ ईस्ट डायरेक्शन यही तो हुआ, तो इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो अपार्ट, फेलिंग अपार्ट हो रहा है ना अभी भी। एट प्रेजेंट द अटलांटिक ओशन इज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अटलांटिक ओशन जो हो जाएगा स्प्रेड कर रहा है, इसका मतलब, है ना? तो अटलांटिक ओशन इज स्प्रेडिंग एट द रेट ऑफ अप्रोक्स 4 सेंटीमीटर पर ईयर। एक साल में लगभग 4 सेंटीमीटर मेरा जो है अटलांटिक ओशन बड़ा हो रहा है। आई बात समझ में, है ना? अब देखो, ये है अपना अटलांटिक ओशन, आप लोग यहाँ पर देख रहे होगे। मैं एक मिनट में थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ उसका। ये देखो, ये मेरा है नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप, है ना? आई बात समझ में? अब देखो, ये मेरे कैरेबियन सी दिखाई दे रही है, ये पूरा का पूरा जो दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा ये पूरा मेरा क्या है? अटलांटिक ओशन है। हाँ, इसको अपन लोग नॉर्थ अटलांटिक ओशन बोल रहे हैं, इसको अपन साउथ अटलांटिक ओशन बोल रहे हैं। आज हम इसी अटलांटिक ओशन की बॉटम टोपोग्राफी को समझेंगे। और मैंने आप लोगों को जो मैंने फर्स्ट वीडियो जो आप लोगों को बनाया है, सेकंड वीडियो जिसको बोल सकता हूं, जिसके अंदर मैं बॉटम टोपोग्राफी के बेसिक्स बता रहा था, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंट, और अपने आप लोगों के प्लेन हो गया, राइज हो गए, इस तरीके की चीज है ना? तो वही है। देखो, अब जैसे कॉन्टिनेंटल राइज था तो उसका नाम रख दिया ना रियो ग्रांडे राइज। यहाँ पे एक रियो ग्रांडे राइज है, यहाँ पर आप लोगों का केप राइज है, ऐसे ही अपना, ठीक है, ऐसे यहाँ पे अपना नरेश प्लेन है, ऐसे अपना पोर्टो रिको ट्रेंच है, यहाँ पर ट्रेंच भी देखने को मिलती हैं। तो अपन लोग क्या देखेंगे भाई, कहाँ पर क्या चीजें हैं इसके अंदर, है ना? तो वो चीजों को अपन लोग आज देखेंगे इस चीज को। आई बात समझ में, है ना? आप लोगों को समझ में आ गया कि कहाँ पर है मेरा अटलांटिक ओशन।
अमेरिका, ये दोनों, इधर अमेरिका है मेरा, इधर मेरा क्या है, अफ्रीका है। देखो गल्फ ऑफ गुयाना वगैरह हो गया, गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, कैरेबियन सी हो गया, है ना। तो इसके बारे में अपन लोग और आगे चल के देखते जाएंगे। आई बात समझ में? तो अपन स्टार्ट करें। बॉटम टोपोग्राफी या फिर सबमरीन रिलीफ ऑफ द अटलांटिक ओशन, मतलब अगर आप लोगों को चाहे बॉटम टोपोग्राफी बोल दे, चाहे सबमरीन रिलीफ बोल दे, एक ही चीज होती है, ठीक है। कहीं भी पूछ लिया जाता भाई, लोग बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होता है, अगर क्वेश्चन आ भी जाएगा सामने भी रखा होगा तब भी समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन उसी का पूछा गया है। चाहे सबमरीन की बारे बात करें, चाहे वो बॉटम टोपोग्राफी की बात करें, एक ही चीज होती है। मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, बॉटम टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? बॉटम टोपोग्राफी मींस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशन फ्लोर। क्या होता है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशन फ्लोर। द बॉटम ऑफ ओशन फ्लोर इज नॉट प्लेन। क्या है भाई? आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि जो ओशन फ्लोर का जो बॉटम है वो क्या है? प्लेन नहीं है। ये बहुत सारी रिलीफ है, इसके अंदर बहुत सारी रिलीफ फीचर्स देखने को मिलती हैं। नाउ अगर अब देखो, ये तो मैंने आप लोगों को इंट्रो बता दिया, लेकिन एग्जाम के अंदर जो आप लिखोगे, है ना, तो वो वाला टाइप का जो इंट्रोडक्शन है, आई बात समझ में? तो आपके नोट्स जब बना रहे होगे ना, तो आप लिख लेना कि भाई ये एग्जाम वाली अपनी लैंग्वेज है। आई बात समझ में? देखो, अटलांटिक ओशन एज द मॉर्फोटेक्टोनिक एंटिटी। क्या है ये? मॉर्फोटेक्टोनिक एक्टिविटी के रूप में अपन लोग अटलांटिक ओशन को समझेंगे। भाई देखो, इंट्रोडक्शन में क्या लिख के आओगे एग्जाम के अंदर? द अटलांटिक ओशन इज अ नॉर्थ साउथ इलोंगेटेड ओशन बेसिन। किधर है भाई? नॉर्थ साउथ इलोंगेटेड, भाई नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरा का पूरा फैला हुआ है ना, इलोंगेटेड ओशन बेसिन फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकअप ऑफ, क्यों भाई, किससे हुआ है? ब्रेकअप ऑफ पेंजिया एंड सब्सिक्वेंट सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, पेंजिया के टूटने के कारण ही तो मैंने बताया था ना आप लोगों को कि अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप जो पहले एक साथ जुड़े हुए थे भाई, और नहीं तो उससे पहले क्या देख, पेंजिया था, तो पेंजिया टूट गया, उसके बाद मेरा क्या बना है? अटलांटिक ओशन बना हुआ है, साथ में सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी हो रही है। कब का टाइम है ये? मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा। अब जिन लोगों को भाई ये टाइम स्केल्स के बारे में नहीं पता है, तो प्लीज मेरा वो टाइम स्केल वाला वीडियो जरूर देख लें, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर मैंने आप लोगों को कहां बताया था? जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर ही दूसरा या तीसरा वीडियो होगा, देख लेना, आप आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इट इज रिगार्डेड एज द यंगेस्ट ऑफ द मेजर ओशंस। भाई सबसे यंगेस्ट माना जाता है बड़े बड़े ओशंस के अंदर। हेंस इट्स सबमरीन रिलीफ इज सिंपल। तो इसीलिए इसका जो सबमरीन रिलीफ जो है ना, बॉटम टोपोग्राफी जो है ना, वो सिंपल है, सिमेट्रिकल है और वेल प्रिजर्व्ड है आज के टाइम पे। क्यों भाई? यंगर है तो ऑब्वियस सी बात है वेल प्रिजर्व्ड होगी। द बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक ओशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक ओशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रल एक्सियल रिज सिस्टम। क्या है भाई? यहाँ पर एक सेंट्रल एक्सियल रिज सिस्टम देखने को मिलता है, फ्लैंक्ड ऑन बोथ साइड बाय ब्रॉड अबाइजल प्लेन। क्या होता है भाई? दोनों तरफ क्या होगा? अबाइजल प्लेन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? अबाइजल प्लेन देखने को मिलेगा। एंड वाइड पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन, और एक बहुत चौड़ा अपन लोगों को कॉन्टिनेंटल मार्जिन देखने को मिलेगा। अब देखो मैं इसी में का दिखा दूं तो देखो, ये क्या है आप लोगों के, यहाँ पर आप लोगों का अबाइजल प्लेन्स है ये, ठीक है। ये आप लोगों का अबाइजल प्लेन है, इधर भी, ठीक है। ये आप लोगों का ये रिज देखने को मिल रहा है, ये अबाइजल प्लेन है आप लोगों का। और कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहाँ है आप लोगों का? देखो ये मेरा मिड अटलांटिक रिज देखने को मिल रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ तक पूरा का पूरा क्या है? मेरा कॉन्टिनेंटल मार्जिन है ना। ऐसे ही मेरा यहाँ तक भी कॉन्टिनेंटल मार्जिन देखने को मिल रहा है, अलग ही देख रहा है इसके अंदर, है ना। ये पूरा का पूरा इतना ये है कॉन्टिनेंटल मार्जिन देखने को मिल रहा है, ऐसे इधर देखने को मिल रहा है ना। तो वही वाली बात हो गई। तो आई बात समझ में? तो क्या क्या देखने को मिल रहा है अपन को यहाँ पे बॉटम टोपोग्राफी के अंदर? भाई सेंट्रल एक्सियल रिज सिस्टम देखने को मिल रहा है, रिज देखिए आप लोगों ने, ठीक है। फ्लैंक्ड ऑन दी बोथ साइड बाय ब्रॉड अबाइजल प्लेन्स एंड वाइड पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन। द एब्सेंस ऑफ डीप ट्रेंचेस। क्या भाई? द एब्सेंस ऑफ डीप ट्रेंचेस। यहाँ पर ट्रेंचेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। जब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग का बताया था, तो उस टाइम पे भी मैंने बता दिया था कि कितना कम है ना भाई। पैसिफिक में सबसे ज्यादा ट्रेंचेस देखने को मिलती हैं। एंड हाँ, सबसे कम नहीं है, सबसे कम तो इंडियन ओशन के अंदर है, याद रखना, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ रिज बेसिन स्ट्रक्चर। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या चीजें मिलेंगी देखने को आपको? रिज और बेसिन मेक अटलांटिक अ
क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ रिज डोमिनेटेड ओशन बेसिन। याद रखना ये एक रिज डोमिनेटेड ओशन बेसिन है। तभी तो आप लोगों ने देखा ना, देखो कितनी सारी रिज यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये देखो मिड अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक रिज यहाँ भी है ना। तो ये कितना बड़ा पूरा का पूरा यहाँ तक पूरी रिज देखने को मिल रही है। तो रिज डोमिनेटेड है ना ये चीजें। साथ में और भी जगह भी देखने को मिल रही है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर क्या है, आप लोगों के ट्रेंचेस बहुत कम है, ठीक है। जिनमें से बहुत जो फेमस जो ट्रेंच इसको मैं बोल सकता हूं वो है पोर्टो रिको ट्रेंच, है ना। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा इस ट्रेंच के बारे में, है ना। तो ये वाली चीज हो गई, ये वाली ट्रेंच के दिमाग में रखना आप लोग, पोर्टो रिको ट्रेंच, क्योंकि बहुत लिमिटेड है ना। तो अगर आप पोर्टो रिको ट्रेंच को नहीं मेंशन करके आ पाओगे तो भाई तो यही होगा कि भाई इतनी कम है, फिर भी आप लोगों ने मेंशन नहीं किया। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ो। अब मैं आप लोगों को ना पहले थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूं। देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को दिखाया था पूरा का पूरा बॉटम टोपोग्राफी, ये वही सब बॉटम टोपोग्राफी से रिलेटेड चीजें हैं। तो देखो वही चीज हो गई, ये कॉन्टिनेंट है, बिल्कुल ग्रीन है, यहाँ पर पानी नहीं होता है। फिर कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ये। फिर यहाँ पर आप लोगों को कॉन्टिनेंटल स्लोप देखने को मिल गया। ये जो दिख रहा है ना, ये आप लोगों का सबमरीन कैनन्स है ना। इसके बाद आप लोगों को कॉन्टिनेंटल राइज यहाँ पर देखने को मिलता है। क्यों? यहाँ पर क्या होता है, सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं ना, तो कॉन्टिनेंटल राइज ये देखने को मिल रहा है। ये आप लोगों के क्या है, गायोट्स है ना। ऐसे ही ये दिख रही है, ये अपना जो मैग्मा अगर ऊपर जाता है और अपना ये चलता है। जब मैंने आप लोगों को सी फ्लोर स्प्रेडिंग बताई थी तब मैंने बताया था कि ये मिड ओशनिक रिज है ना। तो ये पूरा का पूरा यहां से लेके पूरा यहां तक ये पूरा मेरा क्या है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन है। क्या है मेरा, ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन है। अब ये जो पूरा इलाका है नीचे का, ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा ओशन फ्लोर हो जाएगा। अब इसके अंदर मुझे ये जो दिखाई दे रहा है, ये मेरा क्या है, अवाइजल प्लेन है। क्या है ये, मेरा अवाइजल प्लेन है। और अगर इस अवाइजल प्लेन के अंदर ही मुझे अगर थोड़े से हिल्स देखने को मिले जो पानी के ऊपर न जाए, उनको मैं बोलूंगा अवाइजल हिल्स बोलूंगा। अगर यही अवाइजल हिल्स जो होगा ये चीज, और अगर उससे और ऊपर हो गए तो उनको बोलूंगा मैं सी माउंट्स बोल सकता हूं, है ना। और अवाइजल प्लेन के बाद मेरे को कई जगह क्या देखने को मिल सकती है, ट्रेंच देखने को मिल सकती है। क्या देखने को मिल सकती है, ट्रेंच देखने को मिल सकती है। अगर कुछ हिल्स जो पानी के ऊपर निकल जाएं उनको मैं आइलैंड आर्क बोलूंगा। यहाँ पर इलाके में है ना, तो यहाँ पर मेरे आइलैंड्स हो गए, है ना। क्यों भाई, यहाँ पर वॉल्केनोज जो है, जो पहले केवल इतना पानी के नीचे ही रह पा रहा था, ये बिल्कुल ऊपर तक आ रहा है, तो इसलिए ये मेरे आइलैंड हो गए। आई बात समझ में मोटी मोटी? बस यही सब चीज आप लोगों को अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगा, है कि नहीं। अब मैंने मिड अटलांटिक ओशन रिज वाली अगर बात करूंगा तो वो ये चीज हो गई, है ना। आप लोगों को अवाइजल प्लेन की बात करूंगा तो वो ये चीजें हो गई। ऑब्वियसली बात समझ में आई ना। तो बस यही चीज है। देखो ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, मोटा मोटा आप लोग लॉन्जिट्यूडनल प्रोफाइल ऑफ अटलांटिक ओशन समझो। आप लोग इंट्रो के बाद यही वाली चीज लिख के आओगे, लॉन्जिट्यूडनल प्रोफाइल ऑफ अटलांटिक ओशन। ये मैंने बड़े में पहले ही दिखा दिया था आप लोगों को डायग्राम। ये हैंड रिटन डायग्राम है, मैंने बनाया खुद से, तो आप लोग चाहें तो आराम से बना सकते हो, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इंट्रो में आप लोगों को कौन सा डायग्राम 2 मिनट वाला 20 सेकंड वाला यूज करना है। भाई आप लोगों को अमेरिकन मार्जिन दिखाई दे रहा है, अमेरिका की मार्जिन दिखाई दे रही है, ये वाली, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या है, सेल्फ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, सेल्फ दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा दिखाई दे रहा है ना, ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। तो ये हो गया मेरा कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गया। उसके बाद मुझे क्या देखने को मिलेगा, स्लोप देखने को मिलेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया यहाँ पर। आई बात समझ में, है ना। नॉर्मली आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ये अमेरिकन मार्जिन है, फिर ये मेरा कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। फिर मेरी यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, बेसिन देखने को मिलेगी, है ना। तो इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा, मेरा अवाइजल प्लेन हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर मेरी क्या आ रही है, मिड अटलांटिक रिज आ रही है, ये वाली चीज। तो मिड अटलांटिक रिज आ गई यहाँ पे, है ना। और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, मेरी रिफ्ट वैली देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, ये मेरी क्या हो जाएगी, रिफ्ट वैली हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद फिर दोबारा से अगर देखोगे दूसरी तरफ मुझे क्या दिखाई दे रहा है, अपना क्या दिखाई दे रहा है, ऐसे ही पूरा का पूरा बनाओगे ऊपर की तरफ वही की वही सेम चीज, ठीक है। यहाँ पर मेरा फिर से राइज हो जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा कॉन्टिनेंटल राइज यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर स्लोप देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आप लोगों को फिर से सेल्फ देखने को मिलेगा। इधर का इलाका क्या हो जाएगा, मेरा यूरोप या फिर अफ्रीकन मार्जिन, है ना। तो ऐसे बना देना वहां पर डायग्राम आराम से। आई बात समझ में? पूरा का पूरा वही डायग्राम है, बस आप लोगों को बताना है कि इधर अमेरिका इधर अफ्रीका है।
और पूरी की पूरी वही चीज देखने को मिल रही है, और बीच में आप लोगों को मिड अटलांटिक रीज देखने को मिल रही है। तो ये देखो, ये मैंने बनाया हुआ है, मैं आप लोगों को जब आगे पूरा का पूरा और एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं समझाऊंगा ये चीज भी, पहले मैं आप लोगों को आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। मोटा मोटा इंट्रो में आप लोगों को सिर्फ ये बना के आना है, आई बात समझ में, है ना। चलो लोकेशंस तो मैं बताऊंगा, कोई वो नहीं है। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ अटलांटिक ओशन फ्लोर, भाई अपन लोग अब स्ट्रक्चर्स देखेंगे, है ना। द सबमरीन रिलीफ ऑफ अटलांटिक ओशन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 इंटरलिंक्ड फिजियोग्राफिक यूनिट्स। कितने में? 3 इंटरलिंक्ड फिजियोग्राफिक यूनिट्स है, अरेंज्ड फ्रॉम दी मार्जिन टू सेंटर, बिल्कुल अपने मार्जिन से लेके सेंटर तक अरेंज की गई है। मैंने आप लोगों को बताया ना, दोनों तरफ की बात है ना। तो पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन यहां देखने को मिल रहा है, एक डीप सी बेसिन और अवाइजल प्लेन्स देखने को मिल रहे हैं, और एक मिड अटलांटिक रिज देखने को मिल रही है, एक्सियल फीचर जिसको बोल सकते हैं। यही चीज मैंने आप लोगों को बॉटम टोपोग्राफी के बेसिक्स में बताया था कि भाई यही 3 चीजें होती हैं, एक कॉन्टिनेंटल मार्जिन होती है, एक डीप सी बेसिन और अवाइजल प्लेन होता है, और एक मिड अटलांटिक रिज होती है जिसको अपन एक्सियल फीचर भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में। तो पहले अपन लोग क्या देखेंगे, कॉन्टिनेंटल मार्जिन ऑफ अटलांटिक ओशन। ये एक पैसिव मार्जिन मॉडल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रख के आना, इसको लिख के आना अपन लोगों, ठीक है। तो क्या क्या देखने को मिलेगा, पहली चीज है टेक्टोनिक नेचर क्या है इसका, कॉन्टिनेंटल मार्जिन का टेक्टोनिक नेचर क्या है। अटलांटिक मार्जिन्स आर प्रीडोमिनेंटली पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। क्या है भाई, ये पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स है। तो क्यों बोल रहे हैं भाई, पहली बात यहां पर एब्सेंस ऑफ ओशनिक ट्रेंच है, यहां पर ओशनिक ट्रेंचेस बहुत कम दिखाई देती हैं। भाई मैं ये नहीं बोल सकता पूरी तरीके से, भाई एब्सेंस या फिर लिमिटेड और वेरी लेस, निग्लेजिबल लिखना वहां पे, ठीक है। एब्सेंस मत लिखना, निग्लेजिबल लिखना, ठीक है, क्योंकि कभी भी नकार नहीं सकते किसी भी चीज को। ओशनिक ट्रेंच, लो सीज्मिसिटी एंड वॉल्केनिज्म, यहां पर वॉल्केनोज भी बहुत कम है। थिक सेडिमेंट अकुमुलेशन, और यहां पर क्या है, सेडिमेंट का अकुमुलेशन बहुत थिक है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब पेंजिया टूटा था तो सेडिमेंटेशन तो अच्छा खासा हो गई ना, और दोनों तरफ आप लोगों के कॉन्टिनेंट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये इंडिकेट कर रहा है लॉन्ग टर्म टेक्टोनिक स्टेबिलिटी को आफ्टर कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। तो क्या दिखा रहा है आप लोगों को ये, भाई ये लॉन्ग टर्म टेक्टोनिक स्टेबिलिटी दिखा रहा है जब कॉन्टिनेंटल सेपरेशन हुआ था। आई बात समझ में, है ना। तो देखो दूसरी चीज है इसके अंदर, देखो पहले तो अपन ने क्या बता दिया, मैंने कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बारे में बताया। अब कॉन्टिनेंटल सेल्फ, अब देखेंगे, ये तो पूरा नेचर था, टेक्टोनिक नेचर था। अब इसके अंदर पहले क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को, जब मार्जिन की बात कर रहा हूं, मार्जिन में क्या होता है आप लोगों का, कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, कॉन्टिनेंटल राइज होता है, ये तो चीजें होती हैं। साथ में कभी कभी अगर आप इसमें साथ में जोड़ना चाहोगे तो आप लोग सबमरीन कैनन्स को भी जोड़ दोगे, है ना। तो बस वही चीज है। तो अपन लोग दूसरी चीज क्या देखेंगे, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। अब जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, 2 घंटे के आसपास का वीडियो मैंने बनाया था, पूरा बॉटम टोपोग्राफी का फाउंडेशन, तो उससे आप लोगों को और आइडिया हो गया होगा कितना सिंपल है ये चीज, है ना। अब देखो ये एग्जाम में लिखना है, ये बस मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, एग्जाम में लिखने के लिए अलग है, ये रही एग्जाम लाइन, ठीक है। नाउ कॉन्टिनेंटल सेल्फ हैव डेवलप्ड अलोंग बोथ द कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, दोनों अटलांटिक ओशन के दोनों कोस्टों के बीच में ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ देखने को मिलता है। जैसे मेरा अमेरिकन ये हो गया, ये मेरा अफ्रीकन और यूरोपियन हो गया, तो यहां पर आप लोगों को कॉन्टिनेंटल सेल्फ देखने को मिलेंगे, है ना। एंड अ वाइड रेंज फ्रॉम 2 to 4 किलोमीटर, मतलब 2 से 4 किलोमीटर या फिर उससे भी ज्यादा, लगभग 80 किलोमीटर तक भी फैल सकता है। आई बात समझ में। मैनी मार्जिनल सीज आर लोकेटेड ऑन कॉन्टिनेंटल सेल्फ इन द नॉर्थ अटलांटिक, बहुत सारे मार्जिनल सी जो है ना वो कॉन्टिनेंटल सेल्फ पर ही देखने को मिलते हैं अटलांटिक ओशन के। बट सर्च सी प्रैक्टिकली एब्सेंट इन द साउथ अटलांटिक, तो साउथ अटलांटिक में सर्च सी नहीं होता है ना। सम आइलैंड विच आर लोकेटेड ऑन कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कुछ आइलैंड कौन कौन से है भाई कॉन्टिनेंटल सेल्फ के ऊपर, ब्रिटिश आइलैंड है, अजोर्स है, वेस्ट इंडीज है ना, बहुत सारे ऐसे आइलैंड देखने को मिलते हैं। आई बात समझ में, है ना। ये एग्जांपल के तौर पे, द सेल्फ इन इज वाइडर इन द सदर्न एंड द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द अटलांटिक ओशन, लेस वाइड इन द सेंट्रल पार्ट। क्या है भाई, जो सेल्फ जो है ना वो सदर्न पार्ट पर बहुत ज्यादा वाइड है, और नॉर्दर्न पोर्शन जो है ना अटलांटिक ओशन का वो लेस वाइड है सेंट्रल पार्ट में। आई बात समझ में। देखो जैसे मैं आप लोगों को इसी में दिखा दूं, ये देखो
ये डायग्राम मैं आप लोगों को दिखाता हूं, तो आप लोग देखोगे, एक मिनट, ये देखो, ये जो सेल्फ है ना, ये इलाका, ये पूरा देखो, ये यहाँ पर कितना ज्यादा वाइडर है, और अगर मैं बीच में बात करूंगा तो यहाँ पर देखो कितना ज्यादा पतला है ये वाला इलाका, है ना। ऐसे इधर भी देखो, यहाँ पे भी, लेकिन साउथ में ये सेल्फ बढ़ जाता है यहाँ तक। आई बात समझ में? ये देखो, ये दिखाई दे रही है, ये पूरा जो मैंने बाउंड्री बनाई हुई है ना, ये सेल्फ की ही बाउंड्री बनाई हुई है मैंने। आई बात समझ में? है ना। नाउ क्या है, मुझे बार बार इसमें आप लोगों को वो दिखाना पड़ रहा है डायग्राम, क्योंकि आपको डायग्राम यहाँ यूज करना है, बनाना है यहाँ पर डायग्राम, ऐसा नहीं है। एग्जाम में क्या लिखोगे, ये तो मैंने मोटा मोटा बता दिया। एग्जाम के लाइंस क्या लिखोगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में? द अटलांटिक ओशन possesses some of the widest continental shelf। क्या है भाई, कुछ वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहां पर देखने को मिलते हैं पूरी दुनिया के अंदर, पर्टिकुलरली वेल डेवलप्ड अलोंग ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। भाई कहां पर है? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो नॉर्थ अमेरिका ये हो गया, ईस्ट वाला इलाका यहाँ हो गया। यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे? कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलेंगे। नॉर्थ वेस्ट यूरोप, तो कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा? नॉर्थ वेस्ट यूरोप में। तो देखो ये यूरोप है, ठीक है, ये वाला यूरोप हो गया, तो ये नॉर्थ वेस्ट यूरोप में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट, तो अफ्रीका का कोस्ट ये हो गया, और आप लोगों को वेस्टर्न साइड में आप लोगों को ये दिखाई देगा। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है ये तो, है ना। जब मैंने आप लोगों को बोल दिया कि तोड़ दिया, इधर मेरा अमेरिका है, इधर मेरा अफ्रीका और यूरोप है, तो ऑब्वियस सी बात है। और आप लोग चाहो तो ऐसे ही बना के आना, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, यहाँ पर आप लोग ऐसे दिखा देना कि बस ये मेरा बन गया, ठीक है। और अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हो तो बना देना और स्पीड से, तो ये बन गया आप लोगों का। साउथ में आप लोगों का थोड़ा वाइड हो गया, ऊपर थोड़ा सा नैरो हो गया। आई बात समझ में? सेल्फ विथ ओपन एक्सिट 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक भी पहुंच सकती है अक्सर, है ना। रीजन फॉर वाइड सेल्फ, भाई क्या रीजन है इसका इतना वाइड रहने का? भाई पहली बात तो टेक्टोनिक स्टेबिलिटी बहुत लॉन्ग है ना। टेक्टोनिक स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के क्या बोल सकता हूं मैं आप लोगों को, वॉल्केनिक एक्टिविटीज बहुत कम देखने को मिलती हैं, तो इसका मतलब टेक्टोनिक स्टेबिलिटी है। जेंटल कॉन्टिनेंटल स्लोप्स हैं यहाँ पर, है ना। कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है आप लोगों के जेंटल है। हैवी सेडिमेंट सप्लाई फ्रॉम लार्ज रिवर, तो जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, चाहे मिसिसिपी रिवर ले लो, चाहे अमेजन रिवर ले लो, चाहे कॉन्गो रिवर ले लो, यहाँ से अच्छा खासा सेडिमेंट्स आप लोगों को देखने को मिलता है इस पूरे के पूरे अटलांटिक ओशन के किसमें? कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। रिपीटेड ग्लेशियल इंटर ग्लेशियल सी लेवल फ्लक्चुएशंस होता है यहाँ पर। क्यों भाई ग्लेशियल इंटर ग्लेशियल सी लेवल फ्लक्चुएशंस क्यों हो रहा है? भाई आप लोगों को पता है कि ये क्या है, मेरा ऊपर की तरफ है ना। यहाँ पर मेरा क्या है, ये मेरा क्या हो जाएगा? इक्वेटर हो गया, ठीक है। ये मेरा यहाँ पर इधर के इलाके में, यहाँ मेरा अफ्रीका वगैरह हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर ग्लेशियल वाली बात हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डीग्लेशिएशन भी हो जाएगा और इंटर ग्लेशिएशन भी सी हो जाएगा। तो इसका मतलब जो मेरी जो सी लेवल जो है वो हमेशा फ्लक्चुएट सी होता रहता है। फ्लक्चुएट होता रहेगा तो क्या होगा? मेरा कॉन्टिनेंटल सेल्फ तो वही बना रहेगा ना। कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता क्या है? सीधा आप लोगों का सीधा सीधा इतना सा, है ना। मतलब आप लोगों का सैलो सी लेवल जिस इलाके में होगा उसको तो अपन लोग कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोल रहे थे ना, तो वाली बात हो गई। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अपन लोग क्यों इतना इसका सिग्निफिकेंस पढ़ा है, मतलब क्यों जरूरत पड़ गई इसको पढ़ने की अपन लोग बॉटम टोपोग्राफी में, और अपन लोग कॉन्टिनेंटल सेल्फ देख रहे हैं? तो भाई पहली बात तो मेजर फिशिंग ग्राउंड है ये अपना, ग्रांड वे एग्जांपल के तौर पर। दूसरा ऑफशोर हाइड्रोकार्बन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे नॉर्थ सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पर आप लोगों को ऑफशोर हाइड्रोकार्बन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज डेंस कोस्टल सेटलमेंट और पोर्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? वो कोस्टल सेटलमेंट और पोर्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये आप लोगों का सिग्निफिकेंस हो गया। तो आई बात समझ में कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, है ना। अब अगली चीज हो जाएगी इसके अंदर कॉन्टिनेंटल स्लोप। भाई कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंट जो हो गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो हो गया, कॉन्टिनेंटल स्लोप आएगा, वो ऑब्वियस सी बात है। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप्स के बारे में देख लो, और साथ में इसी के साथ अपन थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल राइज भी देख लेंगे। तो ये कॉन्टिनेंटल राइज ये हो जाएगा। आई बात समझ में? तो कॉन्टिनेंटल स्लोप की अगर मैं बात करूंगा तो ये कैसे होते हैं? जेंटल और यूनिफॉर्म है। क्या है ये? जेंटल और यूनिफॉर्म देखने को मिलते हैं। लेस डिसेक्टेड देन दी पैसिफिक मार्जिन। पैसिफिक मार्जिन का इलाका जो होता है ना, वो ज्यादा डिसेक्टेड होते हैं, ये नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पर सबमरीन कैनन्स जो होते हैं, सबमरीन कैनन जो होते हैं वो थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, लेस कम देखने को मिलते हैं। आई बात समझ में? कॉन्टिनेंटल राइज की अगर मैं बात करूं
कॉन्टिनेंटल राइज क्या होंगे? अब मैंने आप लोगों को बताया कि सेडिमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं अलग अलग रिवर्स के कारण, तो इसका मतलब यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल राइज जो होगा वो वेल डेवलप्ड होगा, है ना। तो ये डायग्राम बना के आना है आप लोगों को, यहाँ पे मैंने लिख नहीं रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है, ये क्या हो जाएगा मेरा, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप हो जाएगा, ये मेरा राइज हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा आप लोगों का सेल्फ हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें बना के आना वहां पर, फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन फ्रॉम टर्बोडिटी करंट, ऑब्वियस सी बात है टर्बोडिटी करंट से ही फॉर्म हो रहा है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के जब बेसिक्स पढ़ा था उसी टाइम पे बता दिया था, तो इसमें बस 2 लाइन ही लेके आओगे बहुत है। ये इंडिकेट करता है सेडिमेंटेशन डोमिनेटेड मार्जिन्स नॉट टेक्टोनिक इरोजन। ये अपन को टेक्टोनिक इरोजन नहीं बताता, ये बिल्कुल बताता है कि टेक्टोनिक इरोजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सेडिमेंटेशन डोमिनेटेड मार्जिन्स देखने को मिल रहे हैं। आई बात समझ में, है ना। नाउ साथ में सबमरीन कैनन्स हैं लेकिन कम है, याद रखना कम है, ठीक है। न्यूमरस सबमरीन कैनन्स कट अक्रॉस दी सेल्फ एंड स्लोप, कुछ जो सबमरीन कैनन्स है ना यहाँ पर ये सेल्फ और स्लोप को काट देते हैं, ये मैंने आप लोगों को लास्ट में भी बताया था। एक्ट एज दी मेजर कंडक्ट एंड सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट टू द डीप सी बेसिन, तो बिल्कुल क्या दिखाता है आप लोगों का, ये बिल्कुल सेडिमेंट को ट्रांसपोर्ट करवाता है कहां पर, डीप सी बेसिन में, जैसे ये दिख रहा है ना। ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। एग्जांपल हडसन कैनन, कॉन्गो कैनन और अमेजन कैनन, ये तीनों कैनन दिमाग में रखो, अमेजन कैनन, कॉन्गो कैनन और हडसन कैनन, ये देखने को मिलते हैं। और क्यों इसको क्यों लिखना है आप लोगों को, क्योंकि भाई अपन लोग अटलांटिक ओशन का वो देख रहे हैं ना, इसीलिए। आई बात समझ में। ओरिजिन क्या है भाई इसका, भाई टर्बोडिटी करंट मोस्ट डोमिनेंट वाला है, मैंने आप लोगों को ओरिजिन लास्ट में भी बताया था। तो टर्बोडिटी करंट्स के कारण आता है, सबसे ज्यादा इसी को अपन लोग प्रेफर करते हैं। दूसरा सबमरीन स्लंपिंग एंड मास वेस्टिंग, सबमरीन स्लंपिंग एंड मास वेस्टिंग के कारण भी होता है, भाई सबमरीन स्लंप हो रहा है और मास वेस्टिंग हो रही है, यहाँ पे एकदम से आ रहा है। फ्लूवियल इरोजन ड्यूरिंग लोअर सी लेवल, क्या होता है भाई लोअर सी लेवल जब होगी ना तो फ्लूवियल इरोजन होगा, ऑब्वियस सी बात है। स्ट्रक्चरल कंट्रोल अलोंग फॉल्ट, स्ट्रक्चरल कंट्रोल हो रहा होगा फॉल्ट के अंदर, मतलब जो मैंने आप लोगों को बेसिक्स में बताया था ना बस वही चीजें डालनी है। बस यहाँ पर आप लोगों को ये वाले एग्जांपल्स लिख के आने, हडसन कैनन, कॉन्गो कैनन और अमेजन कैनन, सब वही चीज रिपीट हो रही होगी, आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। तो भाई बेसिक्स तो मैं आप लोगों को चेंज नहीं कर सकता, वही चीजें हैं। तो देखो कॉन्टिनेंटल मार्जिन प्रोफाइल कैसे बनाओगे भाई, एक लैंड दिखा दिया आप लोगों ने, फिर ये सेल्फ दिखाई दिया, वही की वही चीज है। फिर यहाँ पर आप लोगों को कैनन्स हो जाएंगे, ये स्लोप हो जाएगा, राइज हो जाएगा और अवाइजल प्लेन हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में अगर टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल चुनाने को है तब ऐसा बनाना, नहीं तो आप लोगों को कैसा डायग्राम बनाना है, ये वाला। आई बात समझ में, है ना। तो यहाँ पर आप लोग कैनन्स दिखा सकते हो, ये जैसे ये हो गए, ये कैनन्स हो गए, ये कैनन्स हो गए, ये कैनन्स हो गए, जैसे आप लोग कैनन्स दिखा सकते हो। तो ये वाला डायग्राम बना देना। ये मैं इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा प्लीज वो वीडियो देख लो, है ना। नाउ अब इसके दूसरे पार्ट पे जाते हैं। ये कहां तक आ गया मेरा अभी तक, ये आया यहां तक, कहां तक आया मेरा, ये आया मेरा अभी तक यहां तक, ये मैंने यहां तक बात की है अभी तक। कॉन्टिनेंटल मार्जिन है ना, तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन की बात यहां तक की है। अब मैं बात कर रहा हूं डीप सी बेसिन और अवाइजल प्लेन के बारे में। क्या, डीप सी बेसिन और अवाइजल प्लेन के बारे में। भाई ओशन बेसिन्स क्या होते हैं, ओशन बेसिन्स क्या होते हैं भाई, देखो ये लिखना नहीं है, मतलब एग्जाम में नहीं लिखना है, अपने नोट्स में लिख लेना एज समझने के लिए केवल, ठीक है। लैंग्वेज ये यूज करके नहीं आएंगे ना अपन, ये वाली लैंग्वेज यूज करके आएंगे, ये वाली, ये दिख रहा है ना डिस्ट्रीब्यूशन अवाइजल प्लेन वगैरह, ये वाली चीज है, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, उसके बाद वो जो एग्जाम में लिखना होगा वो कर लेंगे। द मिड अटलांटिक रिज डिवाइडेड द अटलांटिक ओशन इनटू द 2 मेजर बेसिन्स, ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट अटलांटिक बेसिन्स। क्या, ईस्ट और वेस्ट अटलांटिक बेसिन्स में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, किसके द्वारा, मिड अटलांटिक रिज के द्वारा, मिड अटलांटिक रिज के द्वारा, है ना। तो मैंने आप लोगों को डायग्राम दिखाया था, ऐसे दिखाना पड़ रहा है मुझे, कोई बात नहीं, ठीक है। इस डायग्राम में देखो बिल्कुल यहां से ये और यहां से ये, तो मिड अटलांटिक रिज इसको डिवाइड कर रही है ना, तो बस यही चीज हो रही है इसके अंदर। देखो जैसे यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो ये मिड अटलांटिक रिज है, बीच में आप लोगों को दिखाई दे रहा है आइलैंड, ये बीच में यहाँ बना हुआ आइसलैंड, ठीक है। तो ये देखो, ये इसके इधर भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इधर भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना। तो बस वही वाली बात हो गई, मैं समझाऊंगा अभी, कोई बात नहीं, पहले तो मैं आप लोगों को थ्योरी तो समझा दूं। सम बेसिन्स अंडर 2 मेजर बेसिन्स, क्या होता है, कुछ बेसिन जो है ना है इन 2 मेजर बेसिन्स के अंदर, जैसे एक है लेब्राडोर बेसिन,
ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी दो बेसिन्स देखने को मिल रही है अपन लोगों को, लेकिन इसके अंदर भी अपन लोगों को कुछ बेसिस देखने को मिल रही हैं, जैसे लेब्राडोर बेसिन, नॉर्थ अमेरिकन बेसिन, ब्राजीलियन बेसिन, नॉर्थ एंड साउथ कैनरी बेसिन। क्या? नॉर्थ एंड साउथ कैनरी बेसिन। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा आप लोग इसको एग्जाम्पल में लिख सकते हो और उसमें दिखा सकते हो अपने उसके अंदर। नाउ ओशन डीप्स क्या होते हैं? ओशन डीप्स क्या होते हैं? द नंबर ऑफ डीप्स इन द अटलांटिक ओशन इज फार लेस देन द पैसिफिक ओशन बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ इफेक्ट ऑफ टेरिटरी और ऑर्गेनिक मूवमेंट अलोंग दी अटलांटिक कोस्ट, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को डीप्स बहुत कम देखने को मिलता है, ट्रेंचेस जिसको बोले ना। द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, क्या है? एक है मेडिटेरेनियन सी, कैरेबियन सी एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये तीन जो है आप लोग दिमाग में रखो, मेडिटेरेनियन सी, कैरेबियन सी एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको आर सिग्निफिकेंट मार्जिनल सी इन द अटलांटिक ओशन। तो जब आप डायग्राम बनाओगे ना, तो ये तीनों चीजें आप लोग दिखा के आना। अब देखो मैंने यहाँ पर बनाया नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप बना देना। यहाँ पर क्या है आप लोगों का? मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को ब्राजीलियन देखने को मिलता है ना। ऐसे ही आप लोगों को कैरेबियन भी देखने को मिलता है, ये वाला, है ना। कैरेबियन सी, सॉरी ये कैरेबियन सी हो गया, यहाँ पर ये कैरेबियन सी हो गया, है ना। तो बस वही चीजें हो गई आप लोगों को, यही बात समझ में, है ना। तो देखो मेडिटेरेनियन सी, कैरेबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये तीनों चीजें मैंने बनाई है, उसमें मैं भी दिखाऊंगा। ये सिग्निफिकेंट मार्जिनल सी है अटलांटिक ओशन के अंदर। द गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी आर सेपरेटेड बाय 1600 मीटर डीप रिज रनिंग बिटवीन युकाटन पेनिनसुला एंड क्यूबा आइलैंड। कौन कौन से है यहाँ पर भाई? युकाटन पेनिनसुला और क्यूबा आइलैंड जो है, इसके बीच में आप लोगों को गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी को सेपरेट किया जा रहा है 1600 मीटर डीप रिज, है ना, जो रन हो रही है उसके बीच में। आई बात समझ में? अबाइजल प्लेन का भी समझ लो क्या है भाई, है ना। अबाइजल प्लेन क्या होता है? द अबाइजल प्लेन ऑफ द अटलांटिक ओशन इज वाइडर इन द सदर्न पार्ट। क्या है भाई? सदर्न पार्ट में क्या है? वाइड है बिटवीन अर्जेंटीना एंड साउथ अफ्रीका। क्या भाई? अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका के बीच में, देन दी नॉर्दर्न पार्ट। आई बात समझ में? तो ये दिमाग में रखना, नहीं तो अगर बना के आना तो बना भी देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी आप लोगों को सिंपल लग रहा है ना वो बना देना, बट ये एक जनरल स्टडीज टाइप का आंसर है और वो अपना वो जगह ज्योग्राफी ऑप्शनल। अवाइजल प्लेन इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन इज नैरो। तो ये सेंट्रल पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन अवाइजल प्लेन जो है वो नैरो है। अब देखो अगर मैं अलग अलग चीजें बताऊंगा, सी माउंट्स और आइलैंड, ट्रेंचेस और कोरल आइलैंड, अगर मैं ये चीजें बताऊंगा तो भाई कौन कौन से हैं? जैसे देखो सी माउंट्स एंड आइलैंड अगर देखने को मिलेंगे अटलांटिक ओशन में, कौन कौन से देखने को मिलेंगे? पीको आइलैंड ऑफ एजोर्स, गेप वर्डे आइलैंड्स, कैनरी आइलैंड, न्यू फाउंड आइलैंड। ठीक है, ये 4 आइलैंड मोटे मोटे दिमाग में रखना। अगर नहीं भी रख रहे तो कोई टेंशन नहीं है, जो लोग रटना जानते हैं वो रट लो, नहीं रटना चाहते नहीं रटो। ठीक है, ट्रेंचेस कौन कौन सी है? कीमन ट्रेंच, प्योर्टोरिको ट्रेंच और साउथ सैंडविच। क्या है? साउथ सैंडविच। ये आप लोगों को ट्रेंचेस देखने को मिल रही हैं। ऐसे ही आइलैंड है बरमुडा आइलैंड। क्या है? कोरल आइलैंड कौन से इसमें? कोरल आइलैंड है एक बरमुडा नाम का। आई बात समझ? बरमुडा ट्राइंगल नहीं, बरमुडा आइलैंड। ठीक है, बरमुडा ट्राइंगल आप लोगों को पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है, ना कि अटलांटिक ओशन में, है ना। अब देखो जो एग्जाम में आप लोग लिख के आओगे वो कौन सी लैंग्वेज लिख के आओगे भाई? इतना थोड़ी लिखोगे जो जर्नल स्टडी टाइप का, अब तो इसमें जार्गन्स करोगे नहीं तो। ठीक है, तो पहली बात डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा इसका भाई? 2 मेजर बेसिन जहां देखने को मिल रहा है, एक नॉर्थ अटलांटिक बेसिन और साउथ अटलांटिक बेसिन, लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज के दोनों साइड आप लोगों को देखने को मिलता है नॉर्थ अटलांटिक बेसिन और साउथ अटलांटिक बेसिन देखने को मिल रहा है। आई बात समझ में? अवाइजल प्लेन्स क्या होंगे आप लोगों के? अवाइजल प्लेन्स डेप्थ रेंज कितनी हो जाएगी? लगभग 3 से 6 किलोमीटर, 3 से 6 किलोमीटर के आसपास ये गहराई में होगा। एवरेज डेप्थ लगभग 4.5 से 5.5 किलोमीटर मान लो, है ना। 4.5 से 5.5 किलोमीटर मान लो, है ना। अमंग द मोस्ट एक्सटेंसिव एंड सेडिमेंट लेडन। तो क्या है भाई? ये मोस्ट एक्सटेंसिव एंड सेडिमेंट लेडन अवाइजल प्लेन्स हैं पूरे ग्लोब पर, है ना। किस कौन सा? अटलांटिक ओशन वाले अवाइजल प्लेन। ठीक है, रीजंस फॉर द फ्लैटनेस। भाई इतना ज्यादा फ्लैट कैसे है भाई? लॉन्ग जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी है, एब्सेंस ऑफ सबडक्शन जोन्स है, कंटिन्यूअस सेडिमेंटेशन फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल मार्जिन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सेडिमेंट इंड्यूस कौन कौन से होते हैं इसमें? पहले क्ले, कैलकरस एंड सिलिकस ऊच, है ना, और टर्बोडेट
ठीक है। अब ये क्या होता है, ऊज क्या होता है, ये सब मैं आप लोगों को जब मैं सॉइल पढ़ाऊंगा ना तब और अच्छे से समझाऊंगा, फालतू में आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बस आप लोग ये बता देना भाई ऐसे सेडिमेंट्स इसके अंदर आते हैं, क्योंकि ये सेडिमेंट्स वाली बात है ना, इसके बाद ये चीज थी, इस चक्कर में नहीं लिखा था। आई बात समझ में, है ना। तो नाउ अबाइजल प्लेन विथ सेडिमेंट कवर, और डायग्राम बना के आ सकते हो आप, अबाइजल प्लेन में यूज कर सकते हो, सेडिमेंटेशन एक्सप्लोरेशन में यूज कर सकते हो उसको। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन इधर होगा, नीचे क्या होगा आप लोगों का, अबाइजल प्लेन होगा। तो यहाँ पर आप लोगों के थिक थिन सेडिमेंट्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप लोगों को थिक सेडिमेंट्स देखने को मिलेंगे, है ना। क्यों भाई, यहां से ही तो ऐसे आ रहे हैं नीचे की तरफ, तो इसीलिए यहाँ पे तो सेडिमेंट थिकनेस इंक्रीजेस अवे फ्रॉम द रिज एक्सिस। तो जो रिज एक्सिस है ना, वहां से दूर जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आप लोगों को थिकनेस बढ़ती चली जाएगी सेडिमेंट की। आई बात समझ में, है ना, आई बात समझ में। तो ये आप डायग्राम बना के आ सकते हो आराम से, वो यही चीज में आराम हो गई ना बात समझ में, है ना। आगे बढ़े। नाउ एक और चीज है मिड अटलांटिक रिज। क्या है, मिड अटलांटिक रिज। देखो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। वैसे तो मैंने आप लोगों को जियोमॉर्फोलॉजी में करा दिया था, लेकिन अब ये थोड़ा सा अपन लोग इसको ओशनोग्राफी के बेस पे भी देख लो, जाना नहीं है। मैं आप लोगों को इसमें पहले क्या बताऊंगा, थोड़ा सा दिखा दूंगा कि किस तरीके से है, उसके बाद बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है। जैसे मैंने डेफिनेशन है, ये आप लोगों को एग्जाम में इसी टाइप की डेफिनेशन लिख के आनी है। आई बात समझ में, ये वाला मैं स्लाइड्स में दिखाता जा रहा हूँ कि क्या आप लोगों को एग्जाम में लिखना है। तो अपने पेजेस में भी जो लोग बना रहे हो नोट्स, उस पेजेस में भी अपने लिख लेना ये चीज कि ये एग्जाम में ऐसे लिख के आना है। तो डेफिनेशन और लोकेशन क्या होगी, द मिड अटलांटिक रिज इज अ कंटिन्यूअस सबमरीन माउंटेन चेन। क्या है ये, सबमरीन माउंटेन चेन, मतलब पानी से ढका हुआ है ना, रनिंग रफली नॉर्थ साउथ, किधर जा रहा है ये, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये तो देखा था, थ्रू द सेंटर ऑफ द अटलांटिक ओशन, बिल्कुल बिल्कुल अपना सेंटर पर है अटलांटिक ओशन के। इट डिवाइड्स द अटलांटिक इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बेसिन। तो ये अपन जो अटलांटिक को ये है दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक होता है अपना ईस्टर्न अटलांटिक और एक होता है वेस्टर्न अटलांटिक बेसिन। आई बात समझ में, पानी भरा है ना इसलिए तो बेसिन बोल दिया, है ना। नाउ अब देखो ये अपन को नहीं लिखना है ओरिजिन का, उसमें नहीं लिखना है अपन को एग्जाम के अंदर, ये बहुत बड़ा समझाने के लिए केवल। इन द मिडल ऑफ द अटलांटिक, क्या है, क्या ओरिजिन है इसका, इन द मिडल ऑफ अटलांटिक अ वास्ट अंडर वाटर माउंटेन रेंज राइजेस फ्रॉम द ओशन फ्लोर एंड एक्सटेंड्स ऑलमोस्ट द इंटायर लेंथ ऑफ द ओशन। मतलब क्या था, एक जो है बिल्कुल अटलांटिक के बिल्कुल बीच के अंदर ना एक अंडर वाटर माउंटेन रेंज जो है वो उभरी, बिल्कुल कहां पर, ओशन फ्लोर में, जो कि एक्सटेंड हुई ऑलमोस्ट पूरी लेंथ, जो अपनी ओशन है ना, इस अटलांटिक ओशन की पूरी लेंथ, उस पूरी लंबाई में ये पूरा फैल गया। दिस सबमरीन मिड अटलांटिक रिज ओज इट्स फॉर्मेशन टू द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट ऑन ईदर साइड ऑफ ओशन। तो क्या है भाई, ये पूरा का पूरा दोनों साइड ऑफ ओशन में है। एज दीज प्लेट स्लोली सेपरेट, ये क्या धीरे धीरे सेपरेट हो रही हैं, दे लीव्स गैप्स इन द अर्थ क्रस्ट। इसके कारण क्या हो जाएगा, अर्थ क्रस्ट के बीच में गैप्स आ गया, है ना। दिस अलाउ मोल्टन रॉक्स फ्रॉम विनीथ द अर्थ क्रस्ट टू रीच द सरफेस। इससे क्या हुआ आप लोगों का, आप लोग देख, पहले मैं ना पूरा का पूरा एक ही लाइन में बता दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सी फ्लोर स्प्रेडिंग पड़ा था, बस वही ओरिजिन है इसका। आई बात समझ में, मिड ओशनिक रिज का। आई बात समझ में, तो ये मिड अटलांटिक रिज है, तो वाली बात हो गई। तो यही वाली बात हो गई, ये अलाउ कर रहा है मोल्टन रॉक को फ्रॉम बीनीथ द अर्थ क्रस्ट टू रीच द सरफेस फॉर्मिंग अ न्यू पार्ट ऑफ द ओशन फ्लोर। इससे क्या बनना है आप लोगों का, ओशन फ्लोर का नया पार्ट बनना है। एज द मोल्टन रॉक सीप्स थ्रू द गैप ऑफ द सम प्रेशर के साथ इट स्प्रो अपवर्ड, तो क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा, इससे आप लोगों के रिज बनेंगे, है ना। द मिड अटलांटिक रिज इज सो टॉल, बहुत लंबा है, दैट इट एक्चुअली राइजेस अबव द सी लेवल इन मैनी प्लेसेस। बहुत जगह क्या है, इतना टॉल है कि ये बहुत जगह अपन लोगों को सी लेवल के भी ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है आप लोगों को, ये वॉल्केनिक आइलैंड देखने को मिलते हैं। द अजोर्स, ठीक है, एक वॉल्केनिक आइलैंड है अजोर्स, एसेंशन एंड साउथ हेलेना। क्या है, अजोर्स, असेंशन एंड साउथ हेलेना एंड ट्राइस्टन द चुंचा।
क्या है, ट्राइस्टन द कुनका बोल सकते हैं। ऑल अराइजेस फ्रॉम दिस ग्रेट अटलांटिक रेंज। तो ये सारे के सारे कहां से देखने को मिल रहे हैं, अटलांटिक रेंज से आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अजोर्स हुआ, असेंशन हुआ, है ना। आइलैंड 2 इज अ सबमरीन रिज आइलैंड। तो आइलैंड जो है पूरा का पूरा सबमरीन रिज आइलैंड है। इट सिट्स एट द नॉर्दर्न क्रेस्ट ऑफ द मिड अटलांटिक रिज। ये कहां पर देखने को मिल रहा है, नॉर्दर्न क्रेस्ट ऑफ द मिड अटलांटिक रिज, एंड इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द रिज। ये क्या है भाई, ये रिज का सबसे बड़ा आइलैंड है, आइलैंड 2, है ना। दीज आइलैंड्स आर वॉल्केनिक इन ओरिजिन। ऑब्वियसली बात है, जब मेरा मिड अटलांटिक रिज के ऊपर आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है वॉल्केनिक ओरिजिन पे होगा। दस डू नॉट हैव एनी फाउंडेशन ऑन दी कॉन्टिनेंटल रॉक। तो इसीलिए क्या है, कॉन्टिनेंटल रॉक पर कोई भी फाउंडेशन देखने को नहीं मिलता है। साथ में और पॉइंट्स हैं इसके। ये तो ओरिजिन हो गया। अब थोड़ा सा और बता देता हूँ मिड अटलांटिक रिज के बारे में। ये भी नहीं लिखना है अपन को एग्जाम में। द मिड अटलांटिक रिज रिप्रेजेंटिंग, और देखो अगर नहीं मिला आप लोगों के पास शब्द तो लिख के भी आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने नोट्स में तो ये लिख लो कि आप लोगों को याद रहेंगी। ये चीज है बहुत जरूरी है आगे की चीजें समझने के लिए। द मिड अटलांटिक रिज रिप्रेजेंटिंग द जोन ऑफ डाइवर्जेंट और कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। क्या है भाई, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज यहां देखने को मिल रही है। तो अमेरिकन प्लेट जो है वो वेस्टवर्ड मूव कर रही है, और यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट जो है वो ईस्टवर्ड मूव कर रही है, ना। इसीलिए तो सेपरेशन हो रहा है। इसीलिए अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि मेरा जो अटलांटिक ओशन जो है वो बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ साथ, और पैसिफिक ओशन जो है वो घटता जा रहा है टाइम के साथ साथ, प्रूफ्स बताओ। तो भाई ये प्रूफ्स है, अपन लोगों को दिख रहे हैं ये चीज है। द मासिव मिड ओशनिक रिज सिस्टम इज कंटिन्यूअस रेंज ऑफ द अंडर वाटर volcanoes that wraps around the globe like seams and base of wall stretching near 65,000 किलोमीटर, लगभग अपना 40,000 माइल्स। मोस्ट ऑफ द सिस्टम इज अंडर वाटर। ज्यादातर सिस्टम कहां पर देखने को मिलता है आप लोगों को, अंडर वाटर देखने को मिलता है। विद द एवरेज वाटर डेप्थ टू द टॉप इज रिज इज 2500 मीटर, मतलब 2.5 किलोमीटर, ठीक है, मतलब 8200 फीट के आसपास। आई बात समझ में। मिड ओशन रिज अकर्स along divergent plate boundaries, obvious सी बात है, where new ocean floor is created as the eastern tectonic plate spread apart. As the plate separate, molten rock rises to the sea floor, producing enormous volcanic eruption of basalt, है ना। तो क्या देखने को मिल रहा है, बेसाल्ट का volcanic eruption देखने को मिलता है। The speed of spreading affects the shape of a ridge. Slower spreading rates result in the steep irregular topography, while faster spreading rates produce much wider profiles and more gentle slopes. आई बात समझ में, है ना। तो पूरा का पूरा देख, आई बात समझ में। नॉर्मली कुछ नहीं है, बस इसको समझ पढ़ लो, हो गया काम आप लोगों का, ठीक है। लेकिन एग्जाम में कहीं चल के आनी है नहीं, बस मोटा मोटा ये समझो। बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई इरेगुलर टोपोग्राफी है, बहुत ज्यादा फास्टर स्प्रेडिंग रेट हो रहा है, और बहुत ज्यादा वाइडर प्रोफाइल देखने को मिल रहा है जेंटल स्लोप के साथ में, है ना। Now, two well-studied mid-oceanic ridges within the globe system are Mid-Atlantic Ridge and the East Pacific Ridge. East Pacific Ridge, है ना। तो दो वेल स्टडीज अगर मिड ओशन रिज की अगर मैं बात करूं तो विद इन द ग्लोबल सिस्टम ये जो है मिड अटलांटिक रिज और ईस्ट पैसिफिक राइज देखने को मिल रहा है ना। तो क्या क्या भाई, क्या है, ईस्ट पैसिफिक राइज और मिड अटलांटिक रिज। The mid-Atlantic ridge runs down the center of the Atlantic Ocean. Mid-Atlantic ridge कहाँ पे देखने को मिलती है आप लोगों को, center of the Atlantic Ocean, slowly spreading at the rate of 2 to 5 सेंटीमीटर। तो लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 4 सेंटीमीटर के आसपास है, तो इसीलिए मैंने उसको पहले 4 सेंटीमीटर के आसपास बोला था, है ना। तो 0.8 to 2 इंचेस वाली बात हो गई पर ईयर, एंड फॉर्मिंग अ रिफ्ट वैली that is about the depth and width of the ग्रांड कैनन्स, है ना। द कॉन्ट्रास्ट द ईस्ट पैसिफिक राइज, है ना, ईस्ट पैसिफिक राइज, पैसिफिक ओशन वाली बात चले ना, ईस्ट पैसिफिक राइज स्प्रेड फास्ट। तो क्या हो रहा है भाई, इसके कॉन्ट्रास्ट में ईस्ट पैसिफिक राइज जो है वो फास्ट एट द रेट ऑफ 6 to 16 सेंटीमीटर, मतलब 6 से लेके 16 सेंटीमीटर की स्पीड पर ईयर से बढ़ रही है। ड्यू टू द फास्ट स्प्रेडिंग रेट देयर इज नो रिफ्ट वैली इन द पैसिफिक। तो पैसिफिक में आप लोगों को
रिफ्ट वैली नहीं देखने को मिलती हैं क्योंकि बहुत फास्ट है। जस्ट अ स्मूथ वॉल्केनिक समिट विथ द क्रैक अलोंग द क्रेस्ट दैट इज मच स्मॉलर देन द अटलांटिक रिफ्ट वैली, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो मोटा मोटा वो पैसिफिक और अटलांटिक में थोड़ा सा डिफरेंस उसमें आप लोगों ने बता दिया है। तो आप कई लोग क्या करते हैं, पीडीएफ मांगते हैं कि सर पीडीएफ दे दो, तो ये चीजें होती है पीडीएफ के अंदर। यही बात समझ में। डिस्पाइट बीइंग सच प्रोमिनेंट फीचर ऑन आवर प्लेनेट, भाई देखो चाहे अच्छा कर रहा फीचर है, मच ऑफ द मिड ओशनिक रिज सिस्टम रिमेन्स मिस्ट्री, अभी भी पूरा अब बहुत ज्यादा जो मिड ओशनिक रिज सिस्टम जो है ना वो अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। while we have mapped about half of the global mid oceanic ridge in the high resolution, क्या है भाई, अपन लोगों ने लगभग आधे को ही अपन लोगों ने मैप किया है हाई रिजोल्यूशन में, लेस देन 1% ऑफ द मिड ओशन रिज, ठीक है, देखा जाए तो 1% के आसपास हैज बीन एक्सप्लोर्ड इन द डिटेल, ठीक है, 1% से भी कम अपन लोगों ने अभी तक डिटेल में इसको एक्सप्लोर किया है यूजिंग सबमर्सिबल्स और द रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, ठीक है, या नीचे चला गया वो मोटा मोटा वैसा चला गया है। इट इज नेसेसरी द मिडल ऑफ द अटलांटिक ओशन स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्वेनियन बेसिन वाया आइलैंड इन द नॉर्थ टू द अप्रॉक्स 58 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो कहां पर देखने को मिलता है आप लोगों का पूरा पूरा नॉर्वेनियन बेसिन वाया आइलैंड इन द नॉर्थ टू अप्रॉक्स 58 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। द रिज इज नोन एज डॉल्फिन राइज टू द नॉर्थ एंड चैलेंजर राइज टू द साउथ इक्वेटर। भाई रिज को क्या कहलाता है अपना, इसका नाम याद रखना, इसको इंपोर्टेंट कर लो, ये अपने एग्जाम में आप लिख के आ सकते हो रिज का नाम। अगर मैं नॉर्थ में बात करूं तो उसको मैं बोलूंगा डॉल्फिन राइज, क्या बोलूंगा, डॉल्फिन राइज। और अगर मैं साउथ में बात करूंगा उसको मैं बोलूंगा चैलेंजर राइज, क्या बोलूंगा, चैलेंजर राइज, बिल्कुल इक्वेटर के ना। अप्रोक्सीमेटली लेंथ कितनी है, लगभग 1600 किलोमीटर है इसकी, आई बात समझ में, है ना। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल जर्नलिस्ट टाइप का मैंने आप लोगों को इसको मोटा मोटा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया, समझ में आ गया होगा क्या होता है ये, ठीक है। अब देखो नॉर्मली अगर इसको मैं पूरा डायग्राम आपको एक्सप्लेन करूं, ग्रीन में ले लेता हूं, तो देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा है नॉर्थ अमेरिका, क्या है मेरा, नॉर्थ अमेरिका, ये मेरा है साउथ अमेरिका, ये है मेरा यूरोप, ये है मेरा अफ्रीका, ये है मेरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये मेरा मेडागास्कर, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये मेरे हो जाएंगे यहाँ पर कैनरी आइलैंड, यहाँ पर क्या है मेरा आप लोगों का, ये यहाँ क्या, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये हो गया मेरा आइसलैंड, है ना, ये मेरा हो गया ग्रीनलैंड। अब देखो ये जो दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये पूरी की पूरी, ये मेरा है मिड अटलांटिक रीज, ये क्या है, मिड अटलांटिक रीज है, तो लगभग बीच में से ही आ रहा है ना। तो देखो मिड अटलांटिक रीज हो गया। अब देखो इसी के ऊपर आप लोगों को आइसलैंड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मेरा आइसलैंड हो गया, है ना। और इसका अगर मैं नाम यहाँ पर रखूं तो मोंग रिज भी बोल सकता हूं मैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं अपन लोग, मोंग रिज बोलते हैं, आई बात समझ में। और इस मिड अटलांटिक रिज को ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलूंगा मैं, डॉल्फिन, है ना। नीचे वाले को मैं क्या बोल रहा था, नीचे वाले को मैं क्या बोल रहा था, चैलेंजर, क्या बोल रहा था, चैलेंजर, तो यहाँ पे चैलेंजर हो गया, चैलेंजर रिज, आई बात समझ में, है ना। तो यहाँ लिख के आना डॉल्फिन रिज और चैलेंजर रिज, ये नीचे का पूरा इसका इतना हिस्सा, आई बात समझ में ना। अब देखो मैंने बताया था कि बड़े बड़े, तो एक होगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो मैक्सिको के पास में है ना, तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको ये वाला इलाका, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को कैरेबियन सी देखने को मिलता है, ये देखो यहाँ पर मेरा कैरेबियन सी है ना। और ये यहाँ पर ये दिख रहे हैं, ये यहाँ से आप नॉर्थ अमेरिका के यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे क्या है आप लोगों के आइलैंड्स देखने को मिलते हैं छोटे छोटे, है ना, ये मेरे आइलैंड देखने को मिलते हैं छोटे छोटे। और यहाँ पर ये मैंने जो डॉट लगाया हुआ ना, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को डॉटेड लाइन, ये वाली ये गई है मेरा, देखो ये डॉट लगाया हुआ है ना, ये मेरा पूरा सेल्फ है, क्या है मेरा, सेल्फ है। और अगर देखोगे तो साउथ के साइड में थोड़ा सा जाना दिखाई दे रहा है, और मिडिल पाथ पे और नॉर्थ में थोड़ा सा पतला है, ऐसे ही यहाँ भी थोड़ा सा पतला, थोड़ा बनाने में यहाँ पे वो हो गई थी, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से पतला है, आई बात समझ में, है ना। तो देखो अब इसके पास में आप लोगों को कैनरी आइलैंड देखने को मिल रहे हैं, देखो ये कैनरी आइलैंड्स है कि नहीं है, ये जो आइलैंड्स है कैनरी आइलैंड्स हो गए, ठीक है। कुछ ट्रेंचेस भी देखने को मिलती हैं, जैसे एक साउथ सैंडविच ट्रेंच है, ये रही मेरी साउथ सैंडविच ट्रेंच, है ना, ये सेल्फ है मेरा। अब बेसिन्स है यहाँ पर, तो देखो ये अर्जेंटीना बेसिन है ना, आई बात समझ में। अब
ऐसे ही मेरा एक ट्रेंच है पोर्टो रिको ट्रेंच, तो देखो ये हुई पोर्टो रिको ट्रेंच। अब प्लेन्स कौन से होंगे, ये हेटर्स प्लेन है। क्या है, हेटर्स प्लेन, मतलब HATTERAS, ठीक है, आप इसको आप जो भी पढ़ो, हेटर्स प्लेन है। यहां पर आप लोगों का ये देखो ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका के बीच में क्या है, आप लोगों का लेब्राडोर बेसिन देखने को मिलता है, देखने को मिला ये वाला, ये दिख रहा है ना, आप लोगों को लेब्राडोर बेसिन देखने को मिल रहा है। यहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, यहां पर क्या है, आप लोगों का कैरेबियन सी है, पता है ना आप लोगों को, ये रेड सी हो गया आप लोगों का, है ना, तो वो वाली चीज हो गई। अब कुछ रिज भी देखने को मिलती है, जैसे ये है, ये देख रहे हैं, ये रिज है, ये इसका नाम है वेल्विज रिज। क्या नाम है इसका, वेल्विज रिज। आई बात समझ में। ऐसे ही अंगोला बेसिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये रहा अंगोला बेसिन। क्या है ये, अंगोला बेसिन किसके ऊपर है, वेल्विस रिज के ऊपर। ऐसे ही यहाँ पर केप राइस देखने को मिलता है, यहाँ पर क्या है, केप, ये केप ऑफ गुड ऑफ था ना, इसका नाम याद है, नीचे आप लोग इसको केप ऑफ गुड ऑफ बोल रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर इसको नाम रख दिया केप राइस। राइस मतलब यहाँ पर सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं, तो इसके बीच में जो बेसिन देखने को मिलेगा उसका नाम है केप बेसिन। क्या नाम है, केप बेसिन। और ये जो प्लेन है, अब चूंकि इसका नाम क्या हो जाएगा, गुएना प्लेन। क्या हो जाएगा, गुएना प्लेन। आई बात समझ में, है ना। और ये जो बेसिन है, ये बेसिन है, यहाँ पर पानी भरा है ना, तो इसको बोल सकते हैं अपन सियरा लियोन बेसिन, बोल क्या सकते हैं, नाम ही उसका सियरा लियोन बेसिन है। तो देखो मोटा मोटा बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक ओशन आप ऐसे बना के आ सकते हो। बना के क्या आ सकते हो, आपको बना के ही आना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। अगर आप लोगों ने ये नहीं बनाया तो अगर आप लोगों का 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, आप चारों पेज भराओ, आप लोगों को वो 10 मार्क्स भी बहुत मुश्किल से देगा। आप लोगों को बना के आना पड़ेगा ये वाला डायग्राम, ये मेन डायग्राम है आप लोगों का किसका, अटलांटिक ओशन का। अब अगर इसमें आप लोगों को और भी चीजें बनानी है, जैसा मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वगैरह में बताया था, तो वो आप बना सकते हो। आई बात समझ में। अब एग्जाम के अंदर क्या लिखोगे, है ना, अगर मेरा MOR से रिलेटेड चीज आ गई तो एग्जाम के अंदर क्या करके आओगे भाई, ओरिजिन क्या करोगे भाई, थिंकर बहुत मैंडेटरी है, तो ये एक्सप्लेन बाय दी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। भाई मिड ओशनिक रिज वाले जो चीज है, मिड अटलांटिक रिज वाली चीज है, वो किससे एक्सप्लेन की जाएगी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से की जाएगी। ये किसने, हैरी हेस ने प्रपोज किया था। फॉर्म्ड ड्यू टू द डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट, ये ओरिजिन है इसका, है ना। तो मतलब प्लेट का अगर डाइवर्जेंस होता है तो मैग्मा अपवेलिंग होगी, बेसाल्टिक क्रस्ट फॉर्मेशन होगा और रिज ग्रोथ देखने को मिलेगी। आई बात समझ में, है ना, वही वाली चीज हो गई। अब एग्जाम के अंदर ये तो प्रोसेस हो गई, साथ में अगर आप लोगों को बनाना है तो क्या करोगे, 2 प्लेट्स बनाओगे, ठीक है, ये मेरी प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, ये क्या हो गई, डाइवर्जेंट बात हो गई। यहां से मेरा मैग्मा जाएगा, क्या जाएगा, मैग्मा जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा डाइवर्जेंट। तो आप लोगों को यहाँ पे देखो क्या देखने को मिलेगी, रिज देखने को मिलेगी, RID जी, ठीक है, रिज देखने को मिलेगी। ये बन गई आप लोगों की रिज एक्सिस। आई बात समझ में, है ना। ये वाला डायग्राम बना देना, चाहे ये बनाना, ये बनाना, नॉर्मली टाइम नहीं मिले तो ऐसा बना देना कि भाई 2 प्लेट्स ऐसे जा रही हैं, ठीक है, ये मैं यहाँ पे ऐसे करना भूल गया, ये हो गया, ये रिज एक्सिस देखने को मिल रही है, यहाँ पर अपन को मैग्मा देखने को मिल रहा है। तो ओल्डर क्रस्ट मूव अवे फ्रॉम द रिज, तो ओल्डर क्रस्ट जो होगी वो अवे हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में इस चीज को निकाल रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है। एक्सटेंड रिलीफ एंड मॉर्फोलॉजी, इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए 2 बार बताया है मैंने आप लोगों को, उसमें भी बताया था और इसमें भी बता रहा हूँ, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी में बताया था। एक्सटेंड कहां से कहां तक, ये लगभग अपना 16,000 किलोमीटर लंबा है। एवरेज हाइट कितनी है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर अबव सराउंडिंग अवाइजल प्लेन। तो अवाइजल प्लेन के आसपास से अगर इसका ऊंचाई देखोगे तो 2 से 3 किलोमीटर ऊंचा है। क्रेस्ट डेप्थ लगभग 2.5 किलोमीटर तक जा सकती है। आई बात समझ में। इमर्ज अबव सी लेवल एट दी आइसलैंड, इसीलिए तो मैंने यहाँ पर आइसलैंड बनाया हुआ है ना, तो देखो ये दिख रहा है ना, सी लेवल के ऊपर कहां पर देखने को मिल रहा है, आइसलैंड। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल रिफ्ट वैली, है ना, सेंट्रल रिफ्ट वैली, फॉल्टेड रिज सेगमेंट्स और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट एंड फ्रैक्चर्स जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो मिड अटलांटिक रिज क्रॉस सेक्शन अगर बनाओगे तो रिफ्ट वैली बना देना, ठीक है, बेसाल्टिक क्रस्ट दिख जाएगी और मैग्मा अपवेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो रिफ्ट वैली, और हो गया यहाँ पर आप लोगों को मैग्मा अपवेलिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। ये जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था वही ये वाली चीज, ये चीज, ठीक है, ये वाली चीज, ये आप लोग बना देना इसमें डायग्राम, ये बात समझ में, ठीक है। एसोसिएटेड फिनोमेना एंड कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस अभी देखता हूं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि देखो वैसे अगर आप नोट्स बनाते तो इतना सारा लिखना पड़ता,
लेकिन एग्जाम के अंदर कितना जरूरी है, सिर्फ ये, बस इतने से ही काम हो जाएगा, इतने से ही। आई बात समझ में, है ना? क्यों भाई, पेजेस ही आपके पास लिमिटेड है पूरा का पूरा। ये बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक ओशन का डायग्राम है, ना कि अकेला मिड अटलांटिक रिज का। मिड अटलांटिक रिज का तो मैंने आप लोगों को ओशनोग्राफ सॉरी इसमें जियोमॉर्फोलॉजी वाले पोर्शन में बता दिया था, ठीक है। नाउ एसोसिएटेड फिनोमेना एंड कंटेम्पररी रिलेवेंस ऑफ अटलांटिक ओशन बॉटम टोपोग्राफी का। तो सैलो फोकस अर्थक्वेक होते हैं यहाँ पर, है ना? अर्थक्वेक आएंगे तो सैलो फोकस होगा उसका। बेसाल्टिक वॉल्केनिज्म देखने को मिलता है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स देखने को मिलते हैं। अब ये क्या होते हैं ये मत पूछना, मैंने जब आप लोगों को वॉल्केनोज वगैरह बताए थे तब मैं बता चुका हूँ बेसाल्टिक और वो क्या होता है, ठीक है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स देखने को मिलते हैं। चेमोसिंथेटिक इकोसिस्टम है यहाँ का। अभी मत पूछना, मैं जब एनवायरमेंट बताऊंगा तो और अच्छे बताऊंगा, बस अभी तो बस ये पॉइंट्स दिमाग में रखो, ठीक है। पॉलीमेटालिक सल्फाइड डिपोजिट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। करंट रिलेवेंस देखोगे, डीप सी माइनिंग डिबेट, है ना? आज के टाइम पर देख रहे होगे कितनी ज्यादा पूरे वर्ल्ड में डीप सी माइनिंग हो रही है, उसके बाद डिबेट चल रही है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एट द रिज वेंट्स देखने को मिल रहा है अपन लोगों को। रोल ऑफ रिज इन गाइडिंग डीप ओशन सर्कुलेशन। आप समझ में आ रहा है ना करंट में कितना ज्यादा रिलेवेंस हो गया इसका, है ना? इसीलिए तो मैं करवा रहा हूँ ये चीजें। नाउ ये चीज हो गई मेरी बॉटम टोपोग्राफी यहाँ पर, ठीक है। अब बॉटम टोपोग्राफी अगर मैं होता तो यहाँ पर खत्म कर देता, 1 घंटा हो गया है, लेकिन बहुत जरूरी है एक ही में कंप्लीट करना, क्योंकि अपन लोग अटलांटिक ओशन का देख रहे हैं। तो अपन लोग क्या देखेंगे अब, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक ओशन, है ना? अब देखो, अब मैंने आप लोगों को पूरा ये बताया कि भाई अटलांटिक ओशन के अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं। भाई आप लोगों का सेल्फ है, आप लोगों का स्लोप है, राइस है, फिर आप लोगों का यहाँ आ गया, आप लोगों के यहाँ पे अवाइजल प्लेन आ गया, फिर मिड अटलांटिक रीजन रिज आ गया, ठीक है। तो अब इस चीज की अपन साइंटिफिक स्टडी भी तो करेंगे, तो एक दो टेक्निक्स है जिससे अपन लोग को इसके बारे में जानकारी हो जाएगी। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉटम टोपोग्राफी, ठीक है, ये एग्जाम के अंदर के लिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम वाली बात है, क्योंकि मैंने बेसिक सब समझाना तो समझा दिया, अब तो अपन डायरेक्ट जो एग्जाम में लिखेंगे। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक ओशन हैज इवॉल्व प्राइमरली थ्रू दी सिस्टमैटिक बैथोमेट्रिक टेक्निक। क्या है, किसके थ्रू ये इवॉल्व हुई है? सिस्टमैटिक बैथोमेट्रिक टेक्निक। बैथोमेट्रिक मतलब पानी के नीचे वाली बात है। विच ट्रांसफॉर्म्ड ओशन फ्रॉम दी अननोन डेप्थ, किससे बिल्कुल आप लोगों का अननोन डेप्थ, इनटू द मैप्ड जियोमॉर्फिक सरफेसेस। इसको आप इंट्रो में यूज कर सकते हो अगर साइंटिफिक स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो। नाउ पहला है आप लोगों की क्या है भाई, एक टेक्निक है इको साउंडिंग मेथड। क्या है इको साउंडिंग? इको से समझ में आ रहा होगा आप लोगों का, चमगादड़ वाली बात है कि यहाँ से आप लोग साउंड भेजोगे, यहाँ से लौट के आएगी, तो आप लोग ऑटोमेटिक उसको ट्रेस कर पाओगे कि भाई कितना है कैसा है, ठीक है। नाउ इको साउंडिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट साइंटिफिक मेथड यूज्ड टू स्टडी द रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर, है ना। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू द वाटर। अपन को पता है कि साउंड वेव जो है वाटर के थ्रू ट्रेवल कर सकती हैं। रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सी फ्लोर, फिर क्या होगा, सी फ्लोर से रिफ्लेक्ट होके आएंगी और रिटर्न करेंगी टू द सोर्स। जो भी सोर्स दिया आप लोगों का, अपना पनडुब्बी भेज दिया या ऊपर से कहीं से सी आप लोगों ने मान लो बोट भेज दी, बोट के थ्रू आप स्टडी कर रहे हो, तो वो सीधे सीधा कहां तक आएगी, सोर्स तक आएगी। वर्किंग मैकेनिज्म क्या है भाई आप लोगों का, अ साउंड पल्स इज ट्रांसमिटेड वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द शिप। तो क्या करोगे आप लोग, डायग्राम बना के आओगे ऐसे, एक शिप लिया, ये मेरा शिप हो गया, ठीक है। यहां से क्या करोगे आप लोग, साउंड पल्स भेजोगे, ये भेज रहे हो, ये साउंड पल्स हो गई, है ना। तो वर्टिकली भेज रहे हो ना फ्रॉम द शिप। अब क्या होगी, ये जो है रिटर्न, एक काम करते हैं अपन लोग, डायग्राम ऐसे बनाएंगे ना, तो ऐसे अपन लोग भेज रहे हैं साउंड पल्स को, ठीक है। नाउ द पल्स स्ट्राइक द ओशन फ्लोर, तो क्या हो जाएगा, ये पल्स जो होंगी ओशन फ्लोर पर स्ट्राइक करेंगी और ये लौट के आएंगी, है ना। तो ये वाली चीज हो गई, आई बात समझ में, है ना। तो ओशन फ्लोर एंड इट रिफ्लेक्ट बैक, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगी। द टाइम इंटरवल बिटवीन, तो इसके बीच में जो टाइम लगेगा, एमिशन एंड रिटर्न इज रिकॉर्डेड, फिर क्या होगा, बिल्कुल अपन लोग रिकॉर्ड करेंगे टाइम इंटरवल का। नाउ डेप्थ इज कैलकुलेटेड यूजिंग द नॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सी वाटर। तो अपन लोग क्या करते हैं, डेप्थ को अपन लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि सी वाटर के अंदर साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है, लगभग 1500
मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है ना, 1500 मीटर पर सेकेंड जाती है। तो ऑब्वियस ये बात है, तो आप इसको आराम से नाप पाओगे। ये अपना मैकेनिज्म होता है इसका, है ना। नाउ साउंड पल्सेस आप दोगे पहले, आप लोग फ्लो चार्ट बना के आना ना, वहां पे फ्लो चार्ट बना के आओगे तो कैसे करोगे, पहले साउंड पल्स दोगे, फिर सी फ्लो रिफ्लेक्शन होगी, फिर इको रिटर्न होगा और डेप्थ सर्कुलेशन होगा, है ना। अब वही वाली बात है, यहाँ पे मैंने सिप बना दूंगा, ये मेरा सिप बन गया, ये मेरा वाटर है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या भेजी, साउंड पल्स भेजी, ये मेरा सी फ्लोर है, सी फ्लोर से क्या हुआ, इको रिटर्न हुआ, है ना। तो ये डायग्राम बना सकते हो जो मैंने यहाँ पे बनाया था, ये वाला, जैसा भी आप लोग बना सकते हो। जल्दी में बनाना है, वहाँ पे टाइम नहीं मिलता है। वहाँ पे एग्जाम में अगर क्या लिखोगे, तो इको साउंडिंग कन्वर्ट्स टाइम इनटू द डेप्थ इनेबलिंग कंटिन्यूअस प्रोफाइलिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। तो बिल्कुल आप लोगों की कंटिन्यूअस प्रोफाइलिंग को ये क्या करता है, इनेबल करता है ओशन फ्लोर की, है ना। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ इको साउंडिंग टू द अटलांटिक ओशन स्टडीज। तो कंट्रीब्यूट करो इको साउंडिंग टू अटलांटिक ओशन स्टडीज, कंट्रीब्यूशन ऑफ इको साउंडिंग टू द अटलांटिक ओशन स्टडीज। तो इको साउंडिंग रिवील्स दैट द अटलांटिक ओशन फ्लोर इज नॉट फ्लैट। इसने ही अपन को क्या किया, इको साउंडिंग ने ही ये बताया कि भाई अटलांटिक ओशन का जो फ्लोर्स है ना वो फ्लैट नहीं है, बट सोज एक कंटिन्यूअस सेंट्रल रिज। इसने ही बताई थी कि एक कंटिन्यूअस सेंट्रल रिज है, एक्सटेंसिव अवाइजल प्लेन है और ब्रॉड कॉन्टिनेंटल मार्जिन है। यहाँ पर ये तीन चीजें अपन लोगों को बताई हैं। दूसरी चीज है, इट लेड टू द डिस्कवरी एंड डिटेल्ड मैपिंग ऑफ मिड अटलांटिक रिज। इसने क्या बताया आप लोगों को, डिस्कवरी एंड डिटेल्ड मैपिंग ऑफ अटलांटिक रिज के बारे में बताया था, जो इंक्लूड करता है सेंट्रल रिफ्ट वैली, फ्रैक्चर जोन्स, रिज सेगमेंटेशन, है ना। थिकनेस वेरिएशन ऑफ सेडिमेंट्स वाज क्लियरली आइडेंटिफाइड। थिकनेस वेरिएशन जो थे ना सेडिमेंट्स के, क्लियरली आइडेंटिफाई किए गए थे इसके द्वारा ही। इससे पता चला कि जो थिन सेडिमेंट है ना वो रिज एक्सिस पर देखने को मिल रहे हैं और इंक्रीजिंग थिकनेस टुवर्ड द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। तो और लोगों की कॉन्टिनेंटल मार्जिन पर क्या देखने को मिल रहा है, थिकनेस इंक्रीज हो रही है। आई बात समझ में, है ना। दिस डायरेक्टली सपोर्ट्स दी सी फ्लोर स्प्रेडिंग कंसेप्ट एंड सिमेट्री ऑफ अटलांटिक बेसिन रिलीफ। तो अपन लोगों को ये मैंने बताया ना कि अटलांटिक बेसिन रिलीफ जो है वो सिमेट्रिक है दोनों तरफ, मिड अटलांटिक रिज के दोनों तरफ सिमेट्रिक देखने को मिलता है लगभग। आई बात समझ में। तो ये इसने सपोर्ट कर दिया, इसका एविडेंस भी दे दिया। इको साउंडिंग से अपन को इतनी सारी चीजें पता चल गई। आई बात समझ में, है ना। तो मॉडर्न बैथोमेट्रिक एडवांस अगर देखूं वैल्यू एडिशन में अगर डालना है अपन को एग्जाम के अंदर, स्पेशल तो पूछा नहीं है लेकिन पूछोगे तो भाई आज के टाइम पे मल्टी बीम सोनार आने लगे हैं। मल्टी बीम सोनार मतलब एक सिम से बहुत सारी बीम्स भेजते हैं, ठीक है। बहुत सारी साउंड बीम भेजोगे, ये सिप है मेरा, ठीक है, ये सिप है, ठीक है, ये मेरा सिप हो गया। यहां से मैंने मल्टी बीम भेजी, फिर वही वाली बात है, यहां से जाएगा, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये मेरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे, है ना। एक साथ में बहुत सारी हो रही है ना। तो मैप्स वाइड स्वॉथ ऑफ ओशन फ्लोर साइमल्टेनियसली। तो एक साथ ही ये क्या कर सकता है, मैप कर सकता है। ये प्रोवाइड करता है हाई रिजोल्यूशन 3D रिलीफ। तो अपन लोगों को 3D स्ट्रक्चर बना सकते हैं। दूसरा है सैटेलाइट अल्टीमेट्री। क्या है सैटेलाइट अल्टीमेट्री, भाई ये डिटेक्ट करता है सी सरफेस हाइट एनोमलीज को। तो सी सरफेस की जो हाइट एनोमलीज जो देखने को मिले ना, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो इससे भी होता है। इन्फर्स द अंडरलाइंग सी फ्लोर फीचर्स, ऊपर से आप लोगों का ये अंडरलाइन सी फ्लोर फीचर्स को भी दिखाता है। दूसरा है सी बेड 2030 प्रोजेक्ट, एक है सी बेड 2030 प्रोजेक्ट। तो ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि मैप कर रहा है इंटायर ओशन फ्लोर को, नॉट ओनली अटलांटिक ओशन बट होल ग्लोबल ओशन फ्लोर को, ठीक है। अटलांटिक ओशन यूज्ड एज द रिफरेंस बेसिन ड्यू टू द हाई डेटा अवेलेबिलिटी। भाई अटलांटिक ओशन जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा डेटा अपने पास है ना, तो इसीलिए इसको एक रेफरेंस बेसिन बना दिया गया है पूरे ग्लोब के लिए, है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई अपन लोग ज्यादातर इंडिया पर फोकस करते हैं, फिर भी मैंने अटलांटिक ओशन को ही पहले क्यों पढ़ाया। सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन, उसको नहीं पढ़ाया मैंने। इंडियन ओशन जो हमारे इंडिया में है फिर भी उसको भी नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने इसको पढ़ाया क्यों, भाई ज्यादातर चीजें अपन को इसके बारे में जानकारी है। तो एग्जाम में क्या लाइन यूज करोगे, अटलांटिक ओशन इज द बेस्ट मैप्ड ओशन बेसिन फॉर्म्ड द एम्पेरिकल बेस ऑफ द मॉडर्न ओशनोग्राफी, है ना। तो ये बिल्कुल एम्पेरिकल बेस बना रहा है ना। तो इंपोर्टेंस क्या है भाई बैथोमेट्रिक स्टडीज का, भाई ये प्रोवाइड करता है
साइंटिफिक बेसिस फॉर प्लेट टेक्टोनिक, है ना भाई, प्रूफ दे रहा है ना प्लेट टेक्टोनिक्स का। ओशन सर्कुलेशन स्टडीज को भी ये बताता है ना, ओशन सर्कुलेशन बताऊंगा भाई ये सब चीजें, ठीक है। रिसोर्स एक्सप्लोरेशन, है ना, ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई में, ये तो आप लोगों का बेस बन गया आप लोगों का, बिल्कुल ठीक है, बता दिया। फिर ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में हाइड्रोथर्मल वेंट्स जोन, पॉलीमेटालिक सल्फाइड वेल्स, है ना, और असिस्ट करता है इन कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्लेम्स अंडर द यूएन क्लॉज मेरीन हैजार्ड असेसमेंट, है ना, तो इस चीज को असिस्ट कर रहा है, तो है कि नहीं, बहुत मैथमेट्रिक स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज है, आई बात समझ में। नाउ साथ में एक चीज और है, अटलांटिक बॉटम टोपोग्राफी एंड क्लाइमेटिक लिंकेज, वो चीज हो गई। अपन क्लाइमेटिक लिंकेज देखेंगे साथ में, ठीक है, ये लास्ट है, जाना नहीं है आप लोग, ज्यादा वो मत करना कि भाई सर बहुत लंबा हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है। अटलांटिक बॉटम टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट का लिंकेज क्या है इसके साथ, आई बात समझ में। एक मिनट थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है, देखते हैं, चलो जब तक हैंग होगा देखेंगे अपन, ठीक है। द बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक ओशन इज नॉट मियरली अ स्टैटिक जियोमॉर्फिक फीचर, ये केवल और केवल अपन इसको अपन लोग स्टैटिक जियोमॉर्फिक फीचर नहीं बोल सकते, इट इज एक्टिवली कंट्रोल ओशन सर्कुलेशन एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस अलोंग द अटलांटिक रिम के आसपास ये ओशन सर्कुलेशन और क्लाइमेटिक कंडीशंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है ना भाई। आप लोगों को पता है कितनी ज्यादा वो पढ़ने लगी है, ठीक है। अभी बताता हूँ क्या क्या चीजें हैं क्लाइमेटिक लिंकेज, अगर देखोगे तो पहला है बेसिन शेप एंड रिज कंट्रोल ऑन सर्कुलेशन, तो क्या होगा भाई, देखो पूरा का पूरा अपना ना पानी सर्कुलेट करता है, याद रखना, जो लोग पहली बार आए हैं उन लोगों को मैं बता दूं, मैं आगे बताऊंगा ये चीजों को, ठीक है। ओशन वाटर सर्कुलेशन होता है ना, वो पूरा का पूरा अपना सर्कुलेट करता है इधर से इधर, ठीक है, तो ये इस चीज को कंट्रोल करता है। जैसे अटलांटिक ओशन इज नैरोअर देन दी पैसिफिक, अपन को पता है ना, अलोंगेटेड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कहाँ है भाई, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ आ रहा है इस तरीके से, है ना। नाउ मिड अटलांटिक रिज एक्ट एट अ सेंट्रल सबमरीन बैरियर, तो ये क्या है भाई, मिड अटलांटिक रिज जो है वो एक सेंट्रल सबमरीन बैरियर की तरह एक्ट कर रही है, जो कि गाइड कर रही है सरफेस करंट को और डीप वाटर मूवमेंट को, किसको, सरफेस करंट को और डीप वाटर मूवमेंट को। नाउ की ऑब्जर्वेशनल पॉइंट्स अगर मैं बात करूं तो ओशन सर्कुलेशन फॉलोज बेसिन जियोमेट्री एज मच एज विंड फोर्सिंग, क्या, ओशन सर्कुलेशन जो फॉलो कर रहा है बेसिन जियोमेट्री एज मच एज विंड फोर्सिंग, मतलब सीधी बात है कि हम लोग ऊपर का अगर देखोगे ये वाला, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, विंड के कारण आप लोगों का सर्कुलेशन हो रहा है ना, पानी का, लेकिन ओशन सर्कुलेशन बिल्कुल बेसिन ज्योमेट्री को भी उसी तरीके से ही उतना ही फॉलो करता है जितना वो विंड फोर्सिंग को फॉलो करता है। आई बात समझ में, है ना। अगर ये चीज समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में मुझे ओके जरूर लिख दें, ठीक है, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आप लोग एक्टिव हो अभी की टीम, ठीक है, कितने लोग एक्टिव है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। नाउ रोल इन डीप ओशन सर्कुलेशन, मतलब नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर, है ना, नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर फॉर्मेशन, ठीक है। तो कैसे भाई, ओशन सर्कुलेशन की बात चल रही है ना, द अटलांटिक इज द ओनली ओशन वेयर, एक अटलांटिक पूरी दुनिया में एक अकेला ओशन है जहां पर लार्ज स्केल डीप वाटर फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, लार्ज स्केल डीप वाटर फॉर्मेशन होता है, जैसे कोल्ड सलाइन वाटर सिंक्स इन द नॉर्थ अटलांटिक, है ना, कोल्ड सलाइन वाटर सिंक्स इन द नॉर्थ अटलांटिक फॉर्मिंग नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर, है ना। आई बात समझ में, तो मतलब जो वाटर ठंडा है, सलाइन वाटर है, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सिंक कर जाता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर बोलते हैं। द रिज बेसिन स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, ये क्या करता है, ये चैनल करता है डीप वाटर को साउथवर्ड में, है ना, साउथ की तरफ, और साथ में ये प्रिवेंट करता है लेटरल डिस्पर्सन को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। आई बात समझ में, तो ये क्या हो गई आप लोगों की सीधी सीधी बात है, ये डीप ओशन का ये रोल है इसके अंदर, है ना। तो अगर आप बात करोगे लिंकेज बनाओगे तो बॉटम रिलीफ से क्या होगा, डीप सर्कुलेशन पाथवेज बन जाती हैं और ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम पर इसका इंपैक्ट
पड़ता है। क्या पड़ता है? ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। आई बात समझ में, है ना। तो बेसिन शेप और रिज के कारण क्या होगा, आप लोगों का करंट्स जो होंगे, ओशन करंट जो होंगे, उनको गाइड मिलेगा, तो गाइडेड ओशन करंट मिलेंगे। और अमोक जो होता है अटलांटिक मेडिटेरेनियन ओसिलेशन जो होता है ना, पूरा का पूरा सर्कुलेशन मैं बताऊंगा ये सब चीजें। ऐसा मत सोचना कि भाई अरे सर ये तो आप वैसे निकाल रहे हो, ऊपर ऊपर से निकल रहा है। भाई मैं इसीलिए इसको डीप में नहीं बता रहा, क्योंकि अगर मैं बताने बैठूंगा तो पूरा एक वीडियो चाहिए इसके ऊपर, है ना। तो अभी केवल आप लोग यहाँ पर रखो, फिर आप लोगों को जब मैं बता दूंगा ऑटोमेटिक ये चीज समझ में आएगी। लेकिन यार यूज तो करनी पड़ेगी ना अपन लोग को। नॉट अटलांटिक डीप वाटर, इससे क्या होगा, डीप हीट ट्रांसपोर्ट होगी और मॉडरेट क्लाइमेट भी अपन लोगों को ये इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। आई बात समझ में। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, फ्लो चार्ट आप लोग बना के आ सकते हो एग्जाम के अंदर, है ना। नेक्स्ट इज अटलांटिक मेरीडोइनल ओवरटर्निंग लो एमोक, यहाँ पर आई बात समझ में, एमोक अटलांटिक मेरीडोइनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। तो ये क्या होता है भाई, ये सीधी सीधी बात है, लार्ज स्केल सर्कुलेशन सिस्टम होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है हीट को फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द हायर लैटिट्यूड। क्या होगा भाई, देखो ये हो गया मेरा ट्रॉपिक्स, है ना। अब हायर लैटिट्यूड मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, और आप लोगों को पता है कि जो मेरा अटलांटिक ओशन है वो ऐसे फैला हुआ है ना। अब बताओ कि नॉर्मली ये जब ये मेरा हीटेड होगा, ठीक है, जब मेरा हीटेड हो गया तो क्या होगा, ये वाली जो चीजें हैं, जो ठंडी चीजें जो इसको आने की यहाँ पे बनने की कोशिश करेंगी और यहाँ पे ये बनने की कोशिश करेगी, तो नीचे जाएगा। तो आप लोगों को क्या होगा, एक बहुत बड़ा सर्कुलेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इस पूरे इलाके में। तो बस वही चीज है कि जो एमोक है, ठीक है, अटलांटिक मेरीडोइनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, मतलब ओवरटर्निंग हो रही है ना, अटलांटिक मेरीडोइनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ये क्या है, ये एक लार्ज स्केल सर्कुलेशन सिस्टम है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द हायर लैटिट्यूड। ये कंट्रोल किया जाता है बेसिन डेप्थ के द्वारा, रिज ओरिएंटेशन के द्वारा, एब्सेंस ऑफ मेजर ट्रेंच बैरियर्स के द्वारा, है ना। आई बात समझ में, आई बात समझ में मोटी मोटी, है ना। अब आप बोलोगे अरे सर आप तो बिल्कुल डीप में बता ही नहीं रहे हो, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है, आपने इसकी वर्किंग ही नहीं बताई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा जनरल स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आने तो दो, टॉपिक आएगा तब अपन जिस तरीके से करके आना होगा उस पर करेंगे। लेकिन यहाँ पर अपन लोगों को एमोक के बारे में थोड़ा सा लिखना है, तो 2 से 4 लाइन अपन लोग लिखेंगे, बहुत है इस वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं 2025 तक क्या रिसेंट इसकी वो न्यूज़ चल रही थी, तो देखो ये अपन लोगों को दिख रहा है कि भाई एमोक जो है ना वो बहुत ज्यादा वीक होता जा रहा है। पॉसिबल इंपैक्ट क्या पड़ेगा इसके कारण, भाई कूलिंग ऑफ नॉर्थ अटलांटिक रीजन। तो नॉर्थ अटलांटिक रीजन जो होगा ना वो ठंडा हो जाएगा, इंक्रीज्ड क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और ऊपर से क्लाइमेट वेरिएबिलिटी भी बढ़ेगी। सी लेवल राइज अलोंग द यूएस कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, तो ईस्ट कोस्ट पर जो होगा सी लेवल बढ़ेगा यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ। आई बात समझ में। तो एग्जाम में क्या एक लाइन लिख के आ सकते हो, अगर इतना नहीं लिख के आ पाए तो द अटलांटिक बॉटम टोपोग्राफी प्रोवाइड द फिजिकल फ्रेमवर्क विद इन द विच एमोक ऑपरेट। तो कहां पर भाई, जितने के बीच में एमोक ऑपरेट करता है वहां पर क्या होता है, अटलांटिक बॉटम टोपोग्राफी प्रोवाइड करता है फिजिकल फ्रेमवर्क। आई बात समझ में, है ना। आगे बढ़े, बस थोड़ा सा है, जाना नहीं है, देखो कंक्लूड कर देंगे अपन यहाँ पे। क्लाइमेट इंपैक्ट ऑन कोस्टल रीजन क्या है, क्लाइमेट इंपैक्ट ऑन कोस्टल रीजन, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई वेस्टर्न यूरोप में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, भाई वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, माइल्ड विंटर्स देखने को मिलेंगी, और मैरीटाइम क्लाइमेट देखने को मिलेगी। आई बात समझ में, 3 लाइन बहुत है। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, इंपैक्ट देखने को मिलेगा, मॉडरेट टेम्परेचर होगा यहाँ पर, हायर प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा कोस्ट के पास में, है ना। ऐसे ही वेस्ट अफ्रीका और साउथ अमेरिका में क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, इंटरेक्शन विद द कोल्ड करंट देखने को मिलेगा, और इन्फ्लुएंस ऑन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, है ना। अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं, तो आप डायरेक्ट इसको क्या करोगे, अपने नोट्स में लिख लोगे, है ना। दीज क्लाइमेट इफेक्ट आर इनडायरेक्ट आउटकम ऑफ अटलांटिक बेसिन। तो ये जितने भी जो इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं ना, ये सारे के सारे ये इनडायरेक्ट आउटकम है अटलांटिक बेसिन रिलीफ के और सर्कुलेशन पाथवे के, है ना, रिलीफ के और सर्कुलेशन पाथवे के। आई बात समझ में, है ना। तो देखो नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर का अगर मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा तो ऐसे बना देना, भाई कोल्ड प्लस सैलाइन वाटर जो होगा वो सिंक करेगा, तो आप लोगों का डीप फ्लो यहां पर देखने को मिलेगा, है ना। जब मैं आप लोगों को सर्कुलेशन बताऊंगा तो ये चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी,
मुझे पता है कई लोग ऐसे होंगे कि अरे सर ये तो ऊपर से निकल रहा है भाई, लेकिन अभी टॉलरेट कर लो, जब उस चीज पे आएंगे तो मैं और अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आई बात समझ में, है ना। तो फ्लो चार्ट क्या बना के आ सकते हो, बहुत जरूरी है अगर बनाओगे तो। अटलांटिक बेसन शेप जो है और मिड अटलांटिक रीच है, इसके कारण क्या होगा, ये गाइड करेगा सरफेस और डीप करंट को, और अमोक और NaDW क्या होगी, फॉर्मेशन होगा, वही डीप वाटर। नाउ इससे क्या हो जाएगा, हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण मॉडरेट अटलांटिक रिम क्लाइमेट देखने को मिल जाएगा, है ना। नाउ अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, ये इसको नहीं, पूरा का पूरा टॉपिक को कंक्लूड नहीं कर रहा अभी मैं किसको कर रहा हूं, केवल और केवल ओशन नीचे वाला जो पूरा का पूरा साइंटिफिक वाला। दस द बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक ओशन not only reflect the tectonic evolution but also act as the dynamic control on ocean circulation and climate regulation। समझ में आई ना ये वाली बात, क्लाइमेटोग्राफी में मैंने बताया था रेगुलेशन में, और ओशन सर्कुलेशन में जब बताऊंगा पूरा का पूरा तब ये और अच्छा समझ में आएगा। ये हाईलाइट करता है फंक्शनल इंपोर्टेंस ऑफ सबमरीन रिलीफ। ये क्या करेगा, हाईलाइट करेगा फंक्शनल इंपोर्टेंस ऑफ सबमरीन रिलीफ। आई बात समझ में, है ना, है ना। तो अब थोड़े से अपन लोग वैल्यू एडिशन वगैरह और देख लेते हैं, एक मिनट थोड़ा सा। आज का जो पूरा टॉपिक जो मैंने बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक ओशन बताया है, उसमें आप लोग, ये ऑप्शनल है, आप लोगों के पास अगर लिखना है तो और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, इससे और कुछ नहीं है। अटलांटिक वर्सेस पैसिफिक वाली बात भाई, रिज डोमिनेटेड वर्सेस ट्रेंच डोमिनेटेड। अटलांटिक ओशन जो है वो रिज डोमिनेटेड है और पैसिफिक जो है वो ट्रेंच डोमिनेटेड है, ठीक है। अटलांटिक का जो है वो पैसिव मार्जिन देखने को मिलते हैं, लेकिन पैसिफिक पर एक्टिव मार्जिन देखने को मिलते हैं, है ना। तो अटलांटिक जो है ना वो सिंपलेस्ट एंड मोस्ट सिमेट्रिकल ओशन बेसिन है, नेचुरल लेबोरेटरी फॉर द प्लेट टेक्टोनिक्स। तो बिल्कुल प्लेट टेक्टोनिक्स का ना, तो नेचुरल लेबोरेटरी अपने लिए वही है, ठीक है। कंक्लूड करें इस पूरे चीज को, द बॉटम टोपोग्राफी ऑफ द अटलांटिक ओशन रिफ्लेक्ट्स द डोमिनेंस ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट टेक्टोनिक्स प्रोड्यूसिंग अ सिमेट्रिकल रिज बेसिन स्ट्रक्चर, है ना, ये चीज लिख सकते हो। द रिलीफ नॉट ओनली एक्सप्लेन द geographical evolution of the Atlantic but also plays a decisive role in ocean circulation, climate regulation and resource distribution, making it a key component of physical geography। तो ये क्या हो रहा है, आप लोगों का फिजिकल ज्योग्राफी का एक की कंपोनेंट बन रहा है ये पूरा। आई बात समझ में, है ना। तो ठीक है, अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो होमवर्क क्या है, फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स क्लीन कर लो अपने, मैंने अभी जितने अपने बनाए थे अभी, तो आप लोग क्या करोगे अपने नोट्स के अंदर डायग्राम्स बनाओगे और इनमें से एक आप लोग को आंसर लिखना ही लिखना है। ये बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बॉटम टोपोग्राफी ऑफ पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन देखेंगे। हो सकता है 2 पार्ट में डिवाइड करूँ इस चीज को, कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। आज भी मैंने कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। जब आप नोट्स बनाओगे ना, और जो जहां पर मैंने बोला कि ये एग्जाम वाला पॉइंट ऑफ व्यू है, तब आप देखो कितना कम मैंने लिखवाया है, ठीक है। नाउ अगर 1% भी आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आप लोगों के सपोर्ट से ही ये पूरी की पूरी सीरीज फ्री में अवेलेबल होगी यूट्यूब पर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।